आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्ट इन एजुकेशन यानी शिक्षा में कला या कला शिक्षा कह लीजिए। इसका यूनिट 1 जिसका नाम है कला और शिक्षा में कला की समझ। यानी ये पूरी यूनिट जो है वो एक तरह से इंट्रोडक्शन है कि आर्ट क्या होता है और एजुकेशन से आर्ट कैसे रिलेटेड है। इन दोनों ही चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम कला देख लेंगे कि कला क्या होती है, आर्ट क्या होता है। तो आर्ट क्या है? आर्ट एक तरह से रचना है, सृजन है या निर्माण कह लीजिए। क्या होता है आर्ट? किसी भी चीज़ को बनाना या फिर रचना या सृजन करना, या अपने दिमाग में जैसे हमने कोई पंक्ति सोची तो वो भी एक तरह से क्या है, कला ही है, सृजन ही है। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी वस्तु का ही निर्माण करेंगे। कोई विचार हमारे मस्तिष्क में आ सकता है, कोई अच्छी बात आ सकती है, तो वो भी एक तरह से कला का ही पार्ट होगा। और क्या है कला? जीवन को सुखमय बनाने हेतु कलाओं का महत्व। जीवन को सुखद बनाने के लिए कलाओं का महत्व होता है। यानी जो कला है वो हमारी लाइफ को इंजॉयफुल बनाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। और साहित्य, संगीत, नृत्य, वाद्य, नाट्य, ये सभी क्या है, कलाएं हैं। और जो इनको बखूबी करता है उसे हम क्या कहते हैं? कलाकार कहते हैं। इसके अलावा कला वह मानवीय कृति जो उसके जीवन में सौंदर्य और आनंद की अनुभूति जागृत करता है। यानी ऐसी कोई चीज़ जिसको करने के बाद एस्थेटिक जो है यानी सौंदर्य आए और खुशी मिले, आनंद मिले, उसे ही हम कहते हैं कला। कला के माध्यम से व्यक्ति अपने अंदर छिपे भावों को अभिव्यक्त करता है। कई बार क्या होता है कि एक इंसान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है, लेकिन उसको मीडियम नहीं मिलता उसको अभिव्यक्त करने का। तो जो कला होती है, आर्ट होती है, वो एक मीडियम बन जाती है जिसके माध्यम से इंसान अपने अंदर की जो विचार है या जो अच्छी चीज़ है या जो टैलेंट है वो बाहर निकालता है। चाहे वो पेंटिंग करके निकाले, चाहे वो अच्छी कविता सुना सकता है, गाना गा सकता है, डांस कर सकता है, परफॉर्मेंस कर सकता है, एनीथिंग जिसे देखकर सुंदरता का एहसास हो और खुशी मिले, वो होती है कला। तो मैथिली शरण गुप्त जो है हमारे इंडियन फिलोसोफर, इन्होंने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन भी दी है कला की। और ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। मतलब जो बहुत अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर पाता है खुद को, वही ये आर्ट है। कहते हैं ना, हर चीज़ एक आर्ट है। जैसे कोई अच्छी सी कविता सुनाए तो हम कहते हैं यार कविता सुनाना भी एक कला है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जब हम खुद को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर पाते हैं वही हमारी कला होती है, जो कि अपूर्ण कला की पूर्ति है। मतलब कला तभी पूर्ण मानी जाती है जब वो खुद को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाती है। इसके अलावा कला शिक्षा क्या है, या फिर कह लीजिए कला में शिक्षण या शिक्षा में कला क्या है। तो इन दोनों को जोड़ के बताना है आपको कि कला शिक्षा का एक माध्यम या फिर साधन है। कला जो है, जो आर्ट हम जिसके बारे में बात करें वो क्या है, एक तरह से मीडियम है किसका? एजुकेशन का। तो इस मीडियम से क्या होता है, एजुकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने में भी कला जो होती है वो सहायक होती है। अगर आपने शिक्षा के उद्देश्य पढ़े होंगे तो वहाँ भी पढ़ा होगा कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास है, और कला का भी सेम ही उद्देश्य है। तो दोनों में बिल्कुल ही डायरेक्ट रिलेशन बनता है। कला जीवन और जीवन शिक्षा से जुड़ी हुई है। कला जो है वो लाइफ से जुड़ी हुई है और लाइफ जुड़ी हुई है शिक्षा से। तो ये तीनों ही आपस में गुथे हुए हैं। कला के अभाव में शिक्षा अपूर्ण मानी जाती है। अगर शिक्षा दे दी बच्चे को लेकिन उसके पास माध्यम ही नहीं है कि वो शिक्षा को कैसे अभिव्यक्त करे, या फिर ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिसके माध्यम से बच्चा खुद को अभिव्यक्त ही नहीं कर पा रहा है, तो वो शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए कला के बिना शिक्षा को अधूरा माना जाता है। संस्कृति और सौंदर्य विषय शिक्षा के क्षेत्र की आवश्यकता है। संस्कृति और सौंदर्य ये दोनों ही कला से अभिव्यक्त हो सकते हैं, और इन दोनों के बिना ही शिक्षा जो है वो अपूर्ण मानी जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कला शिक्षा आपस में बिल्कुल जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए अगर आपको उदाहरण लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि जो सिलेबस होता है या फिर करिकुलम तैयार किया जाता है उसमें सत्र के दौरान कला से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड कई सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। जैसे आपने भी अपने टाइम पे किया होगा, और यदि आप टीचर हैं तो आप भी बच्चों से करवाते होंगे। जैसे चित्रकला करवा ली, काव्य पाठ, नाटक मंचन, ऐसे प्रोग्राम जो स्कूल या फिर क्लासेस में चलते ही रहते हैं। तो ये एक तरह से कला का समावेशन है शिक्षा के अंदर।
अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र या फिर सौंदर्य की समझ और इसके शैक्षिक उपयोगिता, यानी सौंदर्य की समझ क्या है और शिक्षा में इसका क्या रोल है, बेसिकली ये आपको बताना है। तो कला में जो सौंदर्य शास्त्र है वो क्या है, एक प्रकार का भाव। अगर आप कहेंगे सुंदरता, तो अगर हम इसकी संज्ञा की बात करें तो ये भाववाचक संज्ञा होती है जिसको हम महसूस करते हैं या फिर देखकर हमारे मन के अंदर उभरता है। तो ये एक तरह से भाव है, सुंदरता जो है वो भाव है। किसी चीज़ को देखकर हमें सुंदर लगता है, ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति को वो चीज़ सुंदर लगे। तो अगर मेरे अंदर भाव आ रहा है किसी चीज़ को देखकर तो वो चीज़ मेरे लिए सुंदर होगी। अगर आपको कोई और चीज़ देखकर भाव आ रहा है तो आपके लिए वो चीज़ सुंदर होगी। तो ये एक प्रकार का भाव है जो विभिन्न हो सकती है लोगों के लिए। ये क्या होता है, आंतरिक सौंदर्य यानी कि वैचारिक अवस्था होती है। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ सामने से सुंदर दिख रही है कि कोई मेकअप वेकअप करके आ गया और बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, ये वो वाली सुंदरता नहीं है। एक्चुअली ये आंतरिक सुंदरता है कि यदि कोई बाहर से सुंदर नहीं है फिर भी अगर आप उससे बात करते हैं और आपको अच्छा लगता है तो फिर ये क्या है, आपको उसके विचार अच्छे लगते हैं, वो उसकी वैचारिक अवस्था आपको अच्छी लगती है। तो ये है आपका सौंदर्य जो आप आंतरिक रूप से देख पाते हैं। और इसमें जो रोल होता है छोटे बच्चों के लिए तो खासकर बाहरी सौंदर्य यानी बाह्य सौंदर्य अभी रोल होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं विद्यालय, अगर विद्यालय बहुत सुंदर हो, उसकी दीवारें कलरफुल हो और बहुत सारे डिज़ाइन हो, कार्टून से भरा हुआ हो, साथ ही साथ एजुकेशन रिलेटेड अ से अनार वर्णमाला लिखी हुई है, बहुत ही सुंदर सुंदर दीवारें हैं, मेज बहुत अच्छी हैं वहाँ की, बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है देखने में और आने में। विद्यालय किताबें इतनी कलरफुल है, उसमें चित्रकलाएं हैं बहुत सारी, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं। तो बाह्य सौंदर्य भी मायने रखता है यहाँ पर, और ये विभिन्नता पर आधारित होती है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ सभी को सुंदर लगेगी। तो अपने अंदर वो भाव जागृत करना कि हम किसी भी चीज़ की अच्छाई को देख सकें और आगे बढ़ें, ये आपका जो है सौंदर्य के भाव को समझने की एक प्रक्रिया होती है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डॉक्टर रामजसन पांडे ने डेफिनेशन दी है, बहुत ही ईजी है कि पूर्ण सौंदर्य दर्शन के लिए वस्तु एवं अनुभूति का सद्भाव सर्वथा आवश्यक है। यानी यदि आप किसी चीज़ को पूर्णता से समझना चाहते हैं, उसकी पूर्ण सुंदरता को जानना चाहते हैं, तो दर्शन के लिए वस्तु एवं अनुभूति, चीज़ और फिर उसको अनुभव करना, दोनों ही चीज़ों को मिलाकर आप समझेंगे। आवश्यकता है इन दोनों को ही समझने की। अब इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है, सुंदरता को समझने से बच्चे को पढ़ाई में कैसे फ़ायदा होगा, ये चीज़ यहाँ पर बतानी है। तो पहली चीज़ ये अन्य विषयों के साथ एकीकरण करके पढ़ना। जब बच्चे को सुंदरता का भाव समझ में आएगा तो वो एक ही सब्जेक्ट में नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट में भी फोकस करेगा, एकीकरण करेगा। मान लीजिए उसने आर्ट एजुकेशन में कुछ पढ़ा, कुछ सीखा, कोई चित्र बनाया, तो अदर सब्जेक्ट में जो चित्र हैं वो उसको भी अट्रैक्ट करेंगे, वो वाले चित्र, और वहाँ भी वो इंटीग्रेट कर पाएगा। कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेगा यदि उसको कक्षा सुंदर मिलती है, विद्यालय सुंदर मिलता है, मेज कुर्सियाँ, बाहर जो सौंदर्य है और उसको अच्छा लगता है, तो फिर एक पॉजिटिव माहौल जो है क्लासरूम का वो डेवलप होता है। स्वयं की अभिव्यक्ति में सहायक, खुद को भी वो अभिव्यक्त कर पाएगा, क्योंकि जब हम सामने सुंदरता देखते हैं तो अपने अंदर की सुंदरता भी बाहर आती है, पॉजिटिव सी वाइब्स आती है वहाँ पे। अन्य अच्छे कार्यों को सराहना, यदि कोई और अच्छा काम करता है और उसे फिर वो अगर कोई और अच्छा काम करेगा तो बच्चा फील कर पाएगा कि हाँ उसने अच्छा किया, उसने नैतिक काम किया, तो फिर उसकी सराहना भी कर पाएगा। ईर्ष्या जैसे भाव उसके अंदर से कम होने लगेंगे जब सौंदर्य वाले भाव बच्चे के अंदर डेवलप होंगे। फिर आता है सृजनात्मक चिंतन, जितना ज़्यादा सुंदरता वो देखेगा समझेगा उतना ही सृजनशील वो अंदर से बनेगा। तो ये शैक्षिक उपयोगिता सौंदर्य शास्त्र की बच्चों के लिए हो सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कला का शिक्षण शास्त्र के रूप में विकास, कि जो कला है हमारी उसको हम पेडागोजी के तौर पर कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह की आर्ट आती है, एक होती है विजुअल आर्ट, एक होती है परफॉर्मिंग आर्ट। कोई नई चीज़ नहीं है आपकी, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था। अगर आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखेंगे आर्ट एजुकेशन और वर्क एजुकेशन का, तो आपको 50-60% बिल्कुल सिमिलर चीज़ मिल जाएगी। तो ये वही चीज़ है आप लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं। दृश्य कलाएं यानी विजुअल आर्ट क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, दृश्य यानी जिसको देखा जा सके। तो नेत्र से संबंधित है ये, जिन्हें हम देख सकते हैं सामने से।
अब देख तो बहुत कुछ सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा, अभी और आप डीपली इसको समझेंगे। इन कलाओं को हम चाक्षुष कलाएं भी कहते हैं। चक्षु यानी हमारे नेत्रों से रिलेटेड है ये, इसलिए इसके अंदर आती है चित्रकला, स्थापत्य, मूर्ति कलाएं। जो भी चित्रकला बनाई किसी ने, कोई मूर्ति है या फिर कोई बिल्डिंग है, हमने उसको देख लिया और अनुभव और अनुभूति द्वारा इसका संचालन होता है। हम उसको देखते हैं, अनुभव करते हैं। और दृश्य प्रकृति यानी कि ये दृश्य प्रकृति की होती है, विजुअली इनका नेचर होता है। इसमें फोटोग्राफी, वीडियो, चलचित्र, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ऐसी कलाकृति जो किसी चीज़ पर बनी हो, जैसे हम सामने से देखते हो, वो होती है हमारी दृश्य कलाएं। फिर आती है प्रदर्शन कला यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट। अब परफॉर्मिंग आर्ट भी ऐसा नहीं है कि हमें दिखेगी ही नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो हम समझेंगे। इसको हम निष्पादन कला भी कहते हैं या फिर कला प्रदर्शन भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि एक कलाकार होता है और वो अपने शरीर, मुखमंडल, भाव भंगिमा यानी कि एक्सप्रेशन, इन चीज़ों का प्रयोग करके क्या करता है, प्रदर्शन करता है, परफॉर्म करता है। जैसे आपने स्टेज शो वगैरह देखे होंगे, वो होती है परफॉर्मिंग आर्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, मूल रूप से नृत्य हो सकता है, संगीत हो सकता है, रंगमंच आदि कलाएं शामिल की जा सकती हैं। इसका प्रदर्शन जो करता है उसे हम कहते हैं कलाकार। इसमें क्या क्या हो सकते हैं इसके सब डिविजन्स या फिर इसके पार्ट्स, वो होते हैं नायक हो सकता है, विदूषक, नर्तक, जादूगर, संगीतकार, गायक इत्यादि इत्यादि जो है वो मंचन के लिए ज़रूरी होते हैं। और क्या होता है इसके अंदर कि पर्दे के पीछे का सहारा लिया जाता है। अब तो खैर नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो ये भी इसका एक विशेषता मानी जा सकती है। तो ये आपकी क्या होती है, प्रदर्शन कला या फिर परफॉर्मिंग आर्ट होती है। तो विद्यालय के क्षेत्र में इनका क्या महत्व है, दोनों का, विजुअल आर्ट और इसका भी क्या महत्व है। पहला कि ये छात्र के मनोवैज्ञानिक विकास में सहायक होते हैं। जब भी बच्चे परफॉर्मिंग या विजुअल आर्ट करते हैं या देखते हैं या किसी भी तरीके से उसमें शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो मन है, मन चेतना जो है काम करती है और वो पॉजिटिवली डेवलप होती है। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो खुद के अंदर अभी टैलेंट बाहर निकाल पाते हैं। जब वो देखते हैं कि बच्चे ड्रामा कर रहे हैं, नाटक हो रहा है, तो उसके अंदर भी जो क्वालिटीज़ है वो बाहर आएंगी। चित्र बनाना है, गाना गाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सामाजिक विकास में सहायक एक तरह से, क्योंकि विद्यालय समाज का ही लघु रूप होता है, तो क्या करते हैं बच्चे, जैसे समूह में रहना सीखते हैं, ग्रुप वाइज काम करना। क्योंकि जब भी कोई विजुअल या फिर परफॉर्मिंग आर्ट होती है तो ग्रुप वाइज काम किया जाता है, एक टीम मिलकर काम करती है। तो इस तरीके से सामाजिक विकास भी बच्चे का होता है। नैतिक विकास होता है, इन माध्यमों से बच्चे सीखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आर्थिक विकास में भी इनके सहायक होता है ये। आगे चल के बच्चा जो है वो अपना व्यवसाय भी चुनने के लिए यहाँ से तैयार हो सकता है। बौद्धिक विकास डेफिनेटली होता है, सृजनात्मकता का विकास। जैसे जैसे इन चीज़ों में बच्चा इन्वॉल्व होता है, नई नई चीज़ें वो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। अतीत को समझने में सहायक, इन दोनों ही आर्ट्स के माध्यम से बच्चा इतिहास को बखूबी समझता है। खाली समय का सदुपयोग कर सकता है बच्चा, कि खाली बैठा हुआ है तो ये नहीं कि फालतू की चीज़ें सोच रहा है, वो क्या कर सकता है, अगर उसके अंदर टैलेंट है या फिर उसका है रुचि, तो वो कविता लिख सकता है, कोई ड्राइंग बना ली, इमेजिनेशन से कुछ बना लिया। तो टाइम जो खाली होता है उस समय उसका दिमाग इन चीज़ों में चलेगा। सौंदर्य को समझने में सहायक होता है। जीवन में मूल्यांकन कर पाता है कि क्या चीज़ें सही की उसने अपनी लाइफ में, क्या गलत की, अब आगे क्या करना है, ये सारी चीज़ें। और अन्य विषयों को भी रुचिकर बना देती हैं ये विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये 10-12 मैंने आपको यहाँ पर महत्व बता दिए। आप इनमें से नंबर के अकॉर्डिंग पेपर में आंसर्स लिख के आएंगे। अब आता है कला एकीकृत शिक्षण, यानी आर्ट को इंटीग्रेट करना शिक्षण में, यानी कि पढ़ने पढ़ाने में। तो क्या होता है ये इंटीग्रेट करना, तो सीधा सा मतलब है कि कला के द्वारा किसी विशिष्ट विद्यालय के वातावरण को आकर्षक और मनमोहक बनाया जा सकता है। यानी जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं हम आर्ट को इंटीग्रेट करके, जोड़ के। वातावरण को आकर्षक बनाया जा सकता है, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, विद्यालय में सुबह सुबह प्रार्थना होती है, समूह गान होता है, प्रभु वंदना करते हैं बच्चे, समाचार वाचन होता है, कविता पाठ इत्यादि इत्यादि जो गतिविधियां कराई जाती हैं, ये क्या है, कला की ही तो गतिविधियां हैं। और इनसे क्या होता है, विद्यालय का जो वातावरण होता है वो आकर्षक बनता है। इसमें हम और क्या करते हैं, नक्शे, चित्र, सूक्तियाँ, इन सबको प्रयोग करके क्या करते हैं, अन्य विषयों को भी रुचिकर, सरल और स्पष्ट बना देते हैं। तो आर्ट को
मतलब पूरी शिक्षण, चाहे वो असेंबली हो चाहे क्लास में पढ़ाना हो, हर जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट यानी कि जोड़ सकते हैं और हेल्प लेकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब इसका महत्व क्या है, क्यों हम करें इंटीग्रेट, आर्ट को क्यों जोड़ें हम अन्य विषयों से या विद्यालय से या शिक्षण अधिगम प्रणाली से, क्योंकि ये सृजनशीलता का विकास करता है। दूसरी बात, ये आत्म अभिव्यक्ति का विकास करता है। जैसा कि हमने ऊपर जो महत्व पढ़े ना आर्ट और विजुअल के, सेम वही पॉइंट यहाँ आने हैं, क्योंकि ये भी वही चीज़ है। फिर शारीरिक और मानसिक विकास करता है, व्यक्तित्व और चरित्र अविकास करता है, हमने ऊपर ही पढ़ा, नैतिकता आती है उसके अंदर। भावात्मक विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होगा, सौंदर्य अनुभूति कर पाएगा बच्चा, प्राचीन संस्कृति और इतिहास को समझ पाएगा, सामाजिक संस्कृति का विकास होगा उसका, और कर्तव्य परायणता यानी जो उसका कर्तव्य है वो उसके प्रति क्या होगा, निष्ठावान बनेगा। तो वही पॉइंट्स यहाँ पर है, बस आपको लिख देना है। दोनों एक साथ तो नहीं ही आएंगे, और आ भी रहे तो आपको सेम पॉइंट्स ही लिख के आने हैं। नेक्स्ट है आपका कला शिक्षा में शैक्षणिक विचारक भारतीय और विदेशी, यानी कला से रिलेटेड जितने भी हमारे थिंकर्स हुए हैं, चाहे वो इंडियन हो या फिर वेस्टर्न हो, उनके बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस में जितने भी नाम दिए गए हैं मैं उन सबके बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे दूँगी। बाकी जब आप आंसर लिखेंगे तो आपके लिए 2 या 3 आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, वो भी ऑप्शन में आएंगे। तो आप 2-4 ज़रूर तैयार करके जाएं, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो तैयार करके जाएं, ताकि वहाँ जाकर पूरा ब्लैंक ना हो और थोड़ा बहुत तो लिख कर आएँ। और बना कर तो आप काफ़ी कुछ लिख ही आएंगे। तो पहले जो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म हुआ था 1861 में और मृत्यु हुई थी 1941 में। और कहाँ हुआ था इनका जन्म, कलकत्ता में। इनके पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और माताजी थी शारदा देवी। इन्होंने पढ़ाई जो है अपनी वो बैरिस्टर की थी, और जो शुरुआती इनकी शिक्षा थी वो कलकत्ता में ही पास के विद्यालय से हुई थी। साहित्यिक पत्रिकाओं में इन्होंने प्रकाशन का काफ़ी कार्य किया था, और 8 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी पहली कविता लिख डाली थी। मतलब इनका जो क्षेत्र है वो कविता कहानियों का है, और ये कविता, छंद और भाषा का इनके अंदर जो प्रतिभा है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इनका जो एक महान आप कह लीजिए रचना है गीतांजलि, जिसको 1913 में साहित्य और नोबेल पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं, पूर्वी प्रवाहिन, महुआ, कर्णिका, क्षणिका, तो ये 2-4 रचनाएं आप जरूर याद कर लें। और जब आप इसका आंसर लिखेंगे ना, तो जैसे आप रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं तो पहले उनका नाम लिखेंगे, फिर जीवन परिचय जिसमें आप इनकी जीवन मृत्यु कहाँ हुई, ये सारी चीज़ें लिख देंगे, और उसके बाद उनका क्षेत्र क्या है, किन चीज़ों में उन्होंने काम किया, और फिर लास्ट में आप लिखते आएंगे उनकी रचनाएं क्या क्या थी। तो इस तरीके से आपका जो ये आंसर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है देवी प्रसाद, जो कि 1921 में इनका जन्म हुआ और 2011 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो भारतीय कलाकार और शांति कार्यकर्ता है। ये सोशल वर्कर भी रहे हैं और साथ ही साथ कलाकार भी। इन्होंने क्या किया है कि कुम्हार, ये मतलब इनके अंदर काफ़ी मतलब मल्टी टैलेंटेड थे ये। इन्होंने कुम्हार, चित्रकार, डिज़ाइनर, फोटोग्राफर और ये कला के शिक्षक भी रहे हैं। काफ़ी दयालु और गहरी सोच वाले व्यक्ति थे ये। और दिल्ली में इन्होंने अपना स्टूडियो 2003 या 4 में खोला था, एक साल के अंदर। और लंदन कार्यालय में भी इन्होंने 1962 से 72 तक काम किया था। नेक्स्ट है हमारे इलियट एस्नेर, ये हमारे वेस्टर्न फिलोसोफर हैं। इनकी अगर हम बात करें तो 1933 में इनका जन्म हुआ था शिकागो में, और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में ये कला व शिक्षा के प्रोफेसर रहे हैं, और शिकागो विश्वविद्यालय में ही इन्होंने अपनी पीएचडी की थी 1962 में। ये अनुशासन आधारित कला शिक्षा के समर्थन थे कि डिसिप्लिन से बच्चों को आर्ट जो है वो हर विद्यालय में सिखाना चाहिए। और ये अमेरिकी शैक्षणिक अनुसंधान संघ, नेशनल आर्ट एजुकेशन एसोसिएशन, नेशनल सोसाइटी फॉर एजुकेशन फॉर आर्ट और ऐसे कई व्यावसायिक संगठनों के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। और पार्किंसंस रोग की जटिलताओं के कारण 2014 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है हमारे विक्टर लेवनफेल्ड, इनकी बात करेंगे। पेंसिल्वेनिया में राज्य विश्वविद्यालय में कला शिक्षा के ये प्रोफेसर रहे। छोटी ही उम्र में इन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया था, यानी कि जो इनका क्षेत्र है वो थोड़ा संगीत से रिलेटेड है। और क्योंकि छोटी उम्र में ही इन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया और संगीत से जुड़ गए, तो इनको जिप्सी नाम से भी बुलाया जाता था। दृश्य और प्रदर्शन कला में इन्होंने अपना कार्य आरंभ किया, और इनकी जो पुस्तक है वो रचनात्मक और मानसिक विकास बहुत ही प्रभावशाली पाठ्य पुस्तक है। द लेनेफेल्ड स्मारक संग्रह जो है वो भी इनकी
उपलब्धियों को याद करके बनाया गया। फिर आते हैं जॉन डेवी, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। 1859 में इनका जन्म हुआ था, अमेरिका के ये हैं और 1952 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अमेरिकी दार्शनिक हैं, ये मनोवैज्ञानिक हैं और शैक्षिक सुधारक भी हैं। इनका जो है कई विषयों पर पकड़ थी इनकी, कई विषयों पर इन्होंने लिखा है, जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी, तत्वमीमांसा, सौंदर्य शास्त्र, कला, तर्क, सामाजिक सिद्धांत इत्यादि। 700 से अधिक लेख और 40 से अधिक किताबें ये लिख चुके हैं। मृत्यु उपरांत सम्मान में इनके 30 टिकट जो डाक टिकट होती है ना, वो जारी की गई थी इनकी मृत्यु जब हो रही थी तो। और इनकी जो पुस्तकें हैं मेन, वो ज़रूर आप याद करके जाएं। पहली द स्कूल एंड सोसाइटी, द चाइल्ड एंड करिकुलम, हाउ वी थिंक, तो ये स्कूल ऑफ टुमारो, तो ये सारी किताबें आप ज़रूर 2-4 लिख के आएँ पेपर में और उसको हाईलाइट करके आएँ। फिर आते हैं हमारे लास्ट, हावर्ड गार्डनर, ज़रूर नाम सुना होगा, ये पहले भी आ चुका है, आपका साइकोलॉजी में भी आया था जब आपने IQ वाला चैप्टर पढ़ा होगा। तो 1943 में पेंसिल्वेनिया में इनका जन्म हुआ था और 8 प्रकार के बुद्धिवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था। आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा कि इन्होंने 8 तरह के जो होते हैं बुद्धि, उसका बताया था। और इन्होंने ये कहा था कि कोई भी बच्चा जो होता है ना, बुद्धिहीन नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि उसके अंदर कौन सी बुद्धि है, क्योंकि 8 तरह की बुद्धियां हैं। तो हर बच्चे में इन 8 में से कोई ना कोई बुद्धि होती है या फिर 2-4 बुद्धियों का रेशियो होता है, मतलब कोई बच्चा बुद्धिहीन नहीं होता, ये कहते हैं। और 8 जो बुद्धि इन्होंने बताए थे, अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो साइकोलॉजी में पढ़िएगा, वहाँ पर है। जिनमें से कुछ मैं बता देती हूँ, जैसे संगीत से रिलेटेड बुद्धि था एक, जो जिसके अंदर ये वाला होगा वो संगीतकार बन सकता है, ठीक है। एक था स्पेशल, यानी जिसको स्थान की समझ होती है तो वो आर्किटेक्चर वगैरह बन जाता है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी था, मतलब हर फील्ड से रिलेटेड इन्होंने बुद्धि वहाँ पर दी थी। और बुद्धि के परीक्षण क्षेत्र में इन्होंने अपना काम किया था बेसिकली। 1981 में मैकआर्थर पुरस्कार फेलोशिप इनको मिला। ये पहले अमेरिकी थे जिन्हें शिक्षा में लुइसविल ग्रेवेमेयर पुरस्कार मिला था। और 2015 में शिक्षा में ब्रॉड इंटरनेशनल प्राइज भी इनको मिला। तो ये जो कुछ प्राइजेज हैं, इनके सम्मान जो हैं, ये ज़रूर आप याद करें और एग्ज़ाम में लिख के आएँ। तो ये थे आपके यूनिट 1 और सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। और ये जो थिंकर्स वगैरह हैं, मैं तो यही कहूँगी आप सारे तैयार करके जाएं और पेपर में आपको जो लगे, सुटेबल लगे, जो आपकी अंतरात्मा कहे कि जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, खूब लिख कर आएँ भर भर के। और इन पॉइंट्स को ज़रूर शामिल करें जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि इनके बिना फिर आपका आंसर जो है वो अधूरा हो जाएगा। और बड़ा करने के लिए इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें। आज की वीडियो में हम आर्ट एजुकेशन या फिर शिक्षा में कला कह लीजिए, इसका यूनिट 2 करेंगे। इससे पहले यूनिट 1 हम कर चुके हैं और यूनिट 2 का जो नाम है वो है कला एकीकृत अधिगम की योजना व संगठन, या फिर आयोजन कह लीजिए। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट आपको पढ़ना है बेसिकली, कि आर्ट को आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे अदर सब्जेक्ट से या अदर जो भी चीज़ें होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड उससे। तो कोई नया टॉपिक नहीं है ये, आप पहले से भी इंटीग्रेशन जो है पढ़ते आ रहे हैं। अब बस क्या करना है कि आर्ट को बाकी के सब्जेक्ट के साथ आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो जब भी आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे एकीकृत वाला, तो सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना होगा जिसमें एकीकरण का अर्थ बताना ही पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम इसी टॉपिक से। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एकीकरण का अर्थ, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन होता क्या है बेसिकली ये। तो किसी भी चीज़ को सरलता पूर्वक समझने हेतु, कोई भी चीज़ हो अगर आप उसको बहुत ही ईजिली समझना चाहते हैं ताकि जल्दी से समझ आए और सही समझ में आए, आप क्या करेंगे, किसी अन्य चीज़ से उसको जोड़ लेते हैं। किसी भी नई चीज़ को समझना है तो किसी पुरानी चीज़ से जोड़ लेंगे जो आपको पहले से पता हो, तो फिर इस तरीके से वो नई चीज़ आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। जैसा कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में भी होता है, बट इंटीग्रेशन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे दोनों ही सेम चीज़ें हैं। इसके बाद अब हमें एकीकरण का अर्थ तो पता चल गया, लेकिन अब जो है वो है जो मेन टॉपिक है हमारा कि कला शिक्षण का अन्य विषयों के साथ एकीकरण, कि आर्ट एजुकेशन को अदर सब्जेक्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे। 100% क्वेश्चन आएगा। ये नहीं पता, ये नहीं कह सकते कि हम कौन से सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए आए। हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए कि किसी भी 2 सब्जेक्ट के साथ करो,
या फिर ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में ही आपको गिवन हो कि भाषा और गणित के साथ आप आर्ट एजुकेशन को इंटीग्रेट करके बताइए। तो आपको तो सारे ही पढ़ने पड़ेंगे जो भी आपके सिलेबस में गिवन है। तो सबसे पहले हम भाषा के साथ देखेंगे कि जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, वहाँ पर हम आर्ट को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, आर्ट की हेल्प कैसे ले सकते हैं जिससे बच्चा जो है लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाए। तो जब आप ये भाषा का करें, थोड़ा सा इंट्रो लिखें कि भाषा को समझने के लिए या भाषा जो विषय है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा हो, उसको सरलतापूर्वक समझने के लिए जब हम कला का प्रयोग कर लेते हैं या कला के किसी भी क्षेत्र का प्रयोग कर लेते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि हमने कला को भाषा के साथ एकीकृत कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर भाषा के साथ जब आप करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो क्या कर सकते हैं, एक तो आप कर सकते हैं कि वर्णमाला और शब्द ज्ञान हेतु, क्योंकि भाषा के अंदर वर्णमाला होती है, अगर इंग्लिश है तो अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है, हिंदी है तो वर्णमाला, और शब्द ज्ञान शब्द दोनों में ही होते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो इन चीज़ों का ज्ञान कराने के लिए हम आर्ट की हेल्प ले सकते हैं। क्या बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स, छोटे छोटे बच्चों को फ्लैश कार्ड्स बनाकर हम वर्णमाला और जो छोटे शब्द होते हैं, चाहे 2 अक्षरों के शब्द हो गए, 3 के हो गए, इंग्लिश में आप साउंड करवा सकते हैं, ए के साउंड, ई के साउंड, फ्लैश कार्ड से आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आर्ट को यूज़ कर लिया। सेकेंडली, आप व्याकरण पढ़ाने के लिए, ग्रामर पढ़ाने के लिए चित्रों का प्रयोग करेंगे, और जो चित्र होते हैं वो आर्ट है। तो इस जैसे कि क्रिया है, संज्ञा है, तो क्रिया को समझाने के लिए हम चार्ट बना सकते हैं जिसमें क्रियाएं हो रही हों डिफरेंट, बच्चा रो रहा है, हंस रहा है, इस तरीके से हम चित्र दिखा सकते हैं। रोल प्ले द्वारा कहानी को पढ़ाना, कहानी क्योंकि आप लिटरेचर में पढ़ाते हैं, चाहे इंग्लिश की हो हिंदी की हो, लेकिन कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम रोल प्ले करवा लें, तो हमने क्या किया, आर्ट को इंटीग्रेट किया है भाषा के साथ, ताकि वो कहानी बच्चे को अच्छे से समझ में आए और लॉन्ग टाइम तक याद रहे। काव्य पाठ कराना, कविताएं या पोएम्स जो होती हैं उनको सिर्फ ऐसे पढ़ लेना नहीं, बल्कि जैसे गाने की तरह लय के साथ पढ़ाना। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को पोएम्स जो है गाने की तरह पढ़ाया जाता है, चाहे वो जॉनी जॉनी यस पापा हो या ट्विंकल ट्विंकल हो, मछली जल की रानी ही क्यों ना हो। तो ऐसी कविताओं को सिर्फ गद्य की तरह नहीं, बल्कि पोएम की तरह, गाने की तरह पाठ करवाना, यानी रिसाइट कराना क्लास के अंदर। तो ये होता है, आपने क्या किया, आर्ट को इंटीग्रेट कर लिया। इसी के साथ साथ नाट्य आयोजन, कोई नाटक है, डायलॉग्स वगैरह वाली कहानी है, तो आप नाटक करवा सकते हो क्लास में, बच्चों को डायलॉग्स दे सकते हो। और इस तरीके से हमने क्या किया, भाषा के साथ कला को जोड़ लिया या फिर एकीकृत कर लिया। तो भाषा के साथ एकीकृत करना तो इम्पॉर्टेंट है ही, आ भी सकता है, और मैं जल्दी ही हिंदी का और जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उसके सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाल दूंगी, और ये भी बता दूंगी कि क्वेश्चन पेपर को कैसे आप अटैम्प्ट करें जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करें, 10 नंबर का कैसे करें, पहले क्या लिखें फिर क्या लिखें, पॉइंट्स कैसे बनाएं, कितने नंबर में कितने पॉइंट्स बनाएं, तो ये सारी बातें मैं क्वेश्चन पेपर जब कराऊंगी तो वहाँ पर डिटेल में बता दूंगी। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी तक हमने भाषा के साथ कला को इंटीग्रेट किया था, अब हम देखेंगे कि सामाजिक अध्ययन के साथ हम कला को कैसे इंटीग्रेट करें। सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ के साथ तो क्या कर सकते हैं हम, बच्चों को मानचित्रों द्वारा अध्ययन, आपने एसएसटी में मैप्स तो भरे ही होंगे, और जो मैप है वो क्या है, कला का एक हिस्सा है। तो सीधा सीधा हमने क्या किया, कला को सोशल साइंस के साथ इंटीग्रेट कर लिया। उसके बाद हमने कई बार देखा है एसएसटी में बच्चे मॉडल्स बनाकर लाते हैं, ज़्यादातर पृथ्वी का ग्लोब बनाया या और भी चीज़ें बनाते हैं बच्चे, वॉल्केनो वगैरह बनाते हैं। तो जो मॉडल बनाया है हमने वो क्या किया है, आर्ट ये तो यूज़ किया ताकि हम पृथ्वी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो ये भी आपका इंटीग्रेशन हो गया। फिर चार्ट्स द्वारा संरचनाओं को समझना, चार्ट्स बनते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे चार्ट्स बनते हैं एसएसटी में, लेयर ऑफ सॉइल के और जो चंद्रमा होते हैं उसके, सोलार सिस्टम के, इतने बढ़िया बढ़िया चार्ट्स बनते हैं जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और काफ़ी लंबे टाइम तक बच्चों को चीज़ें याद रहती हैं। ऐतिहासिक नाटक खेलना, इतिहास से अगर हम बात करें, हिस्ट्री अगर पढ़ानी है तो मान लीजिए कोई कहानी या कोई घटना हुई है हिस्ट्री में, तो हम उसका क्या करा सकते हैं, नाटक, जैसे फिल्में वगैरह बन जाती हैं ना इतिहास से रिलेटेड,
तो फिर बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे मंगल पांडे हो गई, तो अगर मंगल पांडे वाली मूवी बच्चा देखता है तो 1957 का विद्रोह वो काफ़ी हद तक क्लियर कर पाता है। तो इसी तरीके से हम नाटक खिलवा सकते हैं, और जो नाटक है वो कला का हिस्सा है। फिर होता है विभिन्न चित्रों का प्रयोग। तो चित्रों का तो प्रयोग कर ही सकते हैं, आपने किताबों में भी देखा होगा, सोशल स्टडीज़ किताबों में बहुत प्यारे प्यारे चित्र बने हुए होते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर होता रहता है। इसके बाद हम बात करें विज्ञान के साथ हम कला को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो जीव विज्ञान से संबंधित चित्र, जीव विज्ञान में तो सारे चित्र ही होते हैं, जितना भी आप देखेंगे जीवों से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ बताया जाता है कि किस टाइप के कितने जीव होते हैं, तो बच्चे उनको देखते हैं चित्रों को और तब बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। फिर होता है रसायन व भौतिक शास्त्र के चित्र। अब केमिस्ट्री से रिलेटेड भी वहाँ पर चित्र दिखाए जाते हैं कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन वगैरह होगी, क्या कलर निकलेगा, धुआं निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सब चित्रों के माध्यम से दिखाते हैं। तो फिर जो साइंस है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है बच्चों को समझने में। और मान लीजिए जैसे पृथ्वी व ज्वालामुखी आदि का मॉडल बनाया जा सकता है, क्योंकि साइंस में भी अर्थ की स्टडी होती है, एनवायरनमेंट की, तो वहाँ पर भी मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। प्रयोग हेतु भ्रमण आदि, विज्ञान के अंदर मान लीजिए कोई प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके लिए आप ट्रिप वगैरह एजुकेशनल ट्रिप भी लेके जाते हैं। जैसे साइंस म्यूजियम ले गए आप, तो आपने क्या किया, बेसिकली आर्ट को साइंस के साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो एजुकेशनल ट्रिप ले जाया जा सकता है। फिर चार्ट्स द्वारा आप पढ़ा सकते हैं। चार्ट्स तो मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आप यूज़ कर लेंगे, तो चार्ट वाला पॉइंट तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आता है गणित के साथ। तो गणित में क्या प्रयोग है, विभिन्न प्रकार के कोणों की संरचना, जितने भी एंगल्स होते हैं, अगर आर्ट को हम इंटीग्रेट ना करते मैथ से तो किसी भी प्रकार का एंगल बनना पॉसिबल ही नहीं था। तो यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ये कि कोणों की संरचना करने के लिए हमें आर्ट को मैथ के साथ इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। फिर आता है रेखा गणित में महत्वपूर्ण, जितना भी हमारा रेखा गणित है जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं, तो वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था अगर हम आर्ट को इंटीग्रेट ना कर पाते मैथ से। फिर विभिन्न आकारों की समझ, बच्चे जो शेप्स को देखकर समझते हैं कि अच्छा समोसा ट्राइंगल शेप समोसा जो है वो ट्राइंगल शेप का है, रोटी सर्कल है, और जूते का डब्बा रेक्टेंगल है, किताबें रेक्टेंगल हैं, डोर रेक्टेंगल है, विंडो स्क्वायर शेप की है। तो ये चीज़ें आर्ट के साथ इंटीग्रेट करने से ही बच्चा अच्छे से क्लियर कर पाता है। चित्र और मॉडल का प्रयोग कर लेंगे, ये पहले ही बता चुकी हूँ। आप मतलब चार्ट्स बना सकते हैं, जैसे उसमें आपने चित्र बना लिए, बहुत छोटा बच्चा है तो आप 4-5 चित्र बना के बच्चों को ऐड करना सिखा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशंस भी सिखा सकते हैं। आप वर्कशीट बना सकते हैं, आजकल तो वर्कशीट अब बहुत ही ज़्यादा है मतलब यूज़। आप यहाँ पे एक पॉइंट और लिखें, वर्कशीट, जैसा कि CBSE ने भी अब कोरोना के टाइम पर और लॉकडाउन के बीच में चलाया। और वर्कशीट में क्या होता है, आप देखेंगे कि थ्योरी कम और चित्र वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो उससे बच्चे सीखते हैं और समझते हैं चीज़ों को जल्दी। और नाप तौल में अनिवार्य, यदि नाप तौल की इसमें बात आ जाती है तो फिर हमें कला को यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप अदर सब्जेक्ट्स में कला को इंटीग्रेट करेंगे। मैंने सारे सब्जेक्ट बता दिए हैं। अगर एग्ज़ाम में ये नहीं देता कि आपको किस सब्जेक्ट के साथ करना है तो आप चारों के साथ करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता है कोई 2 बेसिकली नाम लेके, तो फिर आप सिर्फ उन नामों के साथ ही जाएंगे। अगला टॉपिक है स्थान का आयोजन, कि जब आप कला कराते हैं, चार्ट्स बनवाना है, मॉडल बनवाना है, डांस कराना है, नाटक कराना है, कविता गानी है, या कुछ भी आप आर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ कराना चाहते हैं एक्टिविटी, तो फिर जो स्थान का आयोजन है वो आप कैसे करेंगे। स्थान यानी आप कैसे किसी जगह को डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर हम ये वाला एक्टिविटी कराएंगे। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला कि कला गतिविधि हेतु उपयुक्त स्थान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल कि जब आपको आर्ट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करानी है तो ऐसा नहीं है कि जिस क्लास में आप बैठे हैं, सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, वहीं पर आप आर्ट की एक्टिविटी भी करा लेंगे। तो कई बार हमें उचित स्थान की ज़रूरत पड़ती है। फिर स्थान हवादार हो, जो भी स्थान आप लेते हैं, चाहे वो स्कूल का ग्राउंड हो या फिर हॉल हो या कोई बड़ा सेमिनार हॉल हो या कोई खाली रूम हो, वो हवादार हो ताकि बच्चे वहाँ पर कंफर्टेबल हों। उचित प्रकाश की व्यवस्था, बिल्कुल लाइटनिंग वहाँ पर सही होनी चाहिए।
और 50 बालक होने पर 100 के बैठने की आवश्यकता। मान लीजिए आपने कैलकुलेशन लगा ली है कि 50 बच्चे आएंगे इस एक्टिविटी में, लेकिन जो व्यवस्था आप करेंगे बैठने की वो 100 की होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल भी एंड टाइम पर जो है मैनेजमेंट ख़राब ना हो, और ज़्यादा बच्चे भी आते हैं तो एडजस्ट हो सके, और 50 आते हैं तो फिर वो कंफर्टेबली वहाँ पर बैठ सके। तो ये आपको डबल मान के चलना होगा। आपको इस तरीके से देखना होगा, जैसे आप घर पे कोई आयोजन करते हैं, कोई फंक्शन होता है तो आप एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ना चीज़ें, तो बस वही आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। उचित व्यवस्था व फर्नीचर, सारी व्यवस्था उचित हो, और फर्नीचर का खासकर ध्यान रखना है कि जिस लेवल के बच्चे हों टेबल चेयर वगैरह भी उसी लेवल के होने चाहिए। उसके बाद आता है समय व सामग्री, टाइम मैनेजमेंट, और जो सामान चाहिए उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले टाइम का देख लीजिए कि विशेष समय का निर्धारण आवश्यक, कि जब भी आप कोई आर्ट एजुकेशन की एक्टिविटी कराने वाले हैं उसके लिए आपको स्पेशल टाइम मैनेजमेंट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में रहे और कभी भी कुछ भी आपने कह दिया चलो आज नाटक करते हैं, और मतलब आपने पहले से मैनेज नहीं किया कि उस नाटक में कितना टाइम लगेगा। हो सकता है अगला पीरियड लग जाए, और वो नाटक लंच से पहले होना चाहिए या जस्ट बाद होना चाहिए या छुट्टी के टाइम होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको माइंड में बनाकर रखनी पड़ेगी। फिर समय सारणी में उचित स्थान, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो टाइम टेबल बनता है बच्चों का वहाँ पर कला शिक्षा की एक्टिविटी को भी इंक्लूड किया जाए, ताकि आप भूले नहीं कि हाँ कोई एक्टिविटी भी करानी है और ऐसे ही सेमेस्टर चलता रहे बच्चों का। कला शिक्षण के समय ही गतिविधि, और जो गतिविधि होती हैं वो कला शिक्षण करते समय ही आप करा दे बच्चों को। गतिविधि के अनुसार समय निर्धारण, अब एक्टिविटी जिस हिसाब की होगी उस हिसाब से आपको टाइम को भी मैनेज करना होगा। मान लीजिए छोटी सी कविता पढ़ानी है तो फिर आप क्लास में ही आप करवा सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप अलग से टाइम निकालें या एक अलग से आप पीरियड लें, ठीक है। और समय अनुसार गतिविधि, और जैसा आपको समय मिल रहा है उसी अकॉर्डिंग आप एक्टिविटी को तैयार करेंगे। इसके बाद बात आती है सामग्री की, यानी चीज़ों की क्या क्या आवश्यकताएं होती है और कैसे होनी चाहिए। तो पहली बात, गतिविधि के उपयुक्त सामग्री, जो भी एक्टिविटी आप कराने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग सामान आपके पास होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप करा तो रहे हैं, पेंटिंग कलर्स ही नहीं है या कैनवास ही नहीं है, जिस चीज़ की ज़रूरत है जिस एक्टिविटी में वहाँ पर वो होना चाहिए बेसिकली। फिर कम खर्चीली, जो भी सामग्री हो खर्चीली कम हो, क्योंकि फिर सभी बच्चे वहाँ पर इंटीग्रेट हों, सभी बच्चे एक साथ करें, इसके लिए ज़रूरी है कि कम खर्चीली चीज़ों का यूज़ हो। आसानी से उपलब्ध, अब ऐसी भी चीज़ ना आप बोल दें बच्चों को लाने के लिए कि वो घर जाके बिल्कुल परेशान हो जाएं और पेरेंट्स को भी परेशान कर दें कि नहीं लेना ही लेना है। तो ऐसी चीज़ें जो आसपास आसानी से उपलब्ध हों उन्हीं चीज़ों को आप मंगवाएं, और हो सके तो आप खुद भी अरेंज करने की कोशिश करें यदि बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो। सहयोग से संकलित, और आप ग्रुप बनाकर ना सामानों को डिवाइड कर सकते हैं कि बेटा आप ये ले आना, आप ये ले आना। तो ये सबसे अच्छा होता है कि आपने 5 जनों का ग्रुप बनाया और 5 को बोल दिया ये सामान लाना है, और फिर ग्रुप में उन्होंने सहयोग के साथ चीज़ों को इकट्ठा किया। इससे किसी एक बच्चे पे बर्डन नहीं आता और काम भी मिलजुल कर हो जाता है। अनुपयोगी चीज़ों का उपयोग, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अनुपयोगी चीज़ें होती है, जैसे घर पे वेस्ट मटेरियल होता है, न्यूज़पेपर हो गया, पुरानी मैगजीन्स हो गई, तो बेसिकली इनको अगर हम रीयूज़ करवाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है, और मतलब कम खर्चीला भी होता है, और बच्चे क्या करते हैं संसाधनों का सदुपयोग करना भी सीखते हैं और उनका क्रिएटिव माइंड भी काम करने लगता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। आगे क्या है, ऐतिहासिक धरोहर एवं वास्तुकला की समझ। अब ऐतिहासिक धरोहर क्या होता है आप देख लीजिए, और उसकी समझ वास्तुकला की, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी पुरानी संस्कृति या पुरानी चीज़ें हैं उनको किस तरीके से हम आर्ट के लिए यूज़फुल बना सकते हैं। तो पहली जो चीज़ है वो संग्रहालय। ऐतिहासिक धरोहरों में हमारे पास संग्रहालय एक है, जैसे आपका दिल्ली में ही है राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल म्यूज़ियम, अगर आप कभी गए हों तो आपने देखा होगा। वहाँ पर आप जाएंगे तो बिल्कुल इतिहास में खो जाते हैं, ऐसा लगता है कि उसी टाइम पीरियड में चले गए जो आप सामान वहाँ पर देखते हैं। काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है, आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाएं और अपने स्टूडेंट्स को भी लेके जाएं। तो आप संग्रहालय का यूज़ कर सकते हैं। फिर संरक्षण प्रयोगशालाएं, जो हमारी प्रयोगशालाएं होती हैं, प्रैक्टिकल्स रूम होते हैं, और वहाँ पर चीज़ों को संरक्षित करके रखा गया है। जैसे आर्काइव म्यूज़ियम भी है एक, तो आप उसको भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और पुस्तकालय
जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, शोध परियोजना, राष्ट्रीय बाल भवन, ये भवनों के नाम आपने सुने भी होंगे। ये एक तरह से ऐतिहासिक धरोहर की तरह काम करते हैं और इसमें बच्चों को ले जाएं और दिखाया जाए या इनके बारे में बताया भी जाए तो बच्चे काफ़ी कुछ वास्तुकला के बारे में समझते हैं। सेकंड थिंग आता है इसमें ऐतिहासिक इमारतें। तो जितनी भी पुरानी इमारतें, बिल्डिंग्स हैं, उसके बारे में हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं और ट्रिप पे भी ले जा सकते हैं, जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ दिल्ली में। तो बेसिकली आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का जितना भी आपको आर्किटेक्चर है वो देखने को मिल जाएगा। और जब बच्चे यहाँ जाएंगे तो ये तरह से ऐतिहासिक धरोहर तो होगी, साथ में वो पुराने टाइम की वास्तुकला को सीखते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बनाया जा रहा है घर, या फिर दरवाजे कैसे हैं, या फिर जो बिल्डिंग है उसमें किस तरीके से साइज को लिया जा रहा है। तो एक तरह से क्रिएटिव माइंड बच्चे का वहाँ पर काम करना चालू कर देते हैं। फिर आता है महान कलाकारों के कार्य। महान कलाकार आप अपनी लाइफ में भी खुद भी देखते हैं, तो एग्जाम्पल आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है जब वो महान कलाकारों के कार्यों के बारे में सुनता है या समझता है। जैसे कोई महात्मा गांधी को डीपली पढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर अहिंसा का एक दीप जाग ही जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे राजा रवि वर्मा का दिया हुआ है। ये बहुत ही विख्यात चित्रकार हैं, आपने कई चित्र इनके देखे होंगे, बड़े बड़े चित्र, इतने आकर्षक और प्रकृति से रिलेटेड चित्र इन्होंने बनाए हैं। चित्रों के नीचे ना नाम लिखा होगा, तो रवि वर्मा करके आप कभी देखिएगा। और इन्होंने महाकाव्य और धर्म ग्रंथों पर चित्र बनाए हैं। हाँ, आप देखेंगे तो काली जी की इन्होंने काफ़ी अच्छी चित्रों को बनाया है, और धर्म और ईश्वर से रिलेटेड चित्र इन्होंने बहुत बनाए हैं। इनके जीवन पर एक फिल्म भी बन चुकी है, ये इतने महान हो चुके हैं। और इनकी जो मुख्य कृतियां हैं जो इन्होंने बनाई हैं, इंद्रजीत, विजय, शकुंतला, संगीत सभा, इस टाइप के जो इनकी मुख्य कृतियां हैं। और 1848 में इनका जन्म हुआ था त्रावणकोर में, और 1906 में इनकी मृत्यु हो रही थी। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने राजा रवि वर्मा के बारे में दी है। आपको जो भी अच्छे लगते हो पर्सनली, कोई महान कलाकार हो, जैसे सुधा चंद्रन के बारे में भी अगर आपने पढ़ा हो, जो फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं, उनकी भी काफ़ी मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी है, किस तरह से उनके पैरों में चोट लगी और फिर भी उन्होंने डांस को नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से बच्चे जब पढ़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं आर्ट के लिए, या जो भी उनके जीवन में लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ फिल्मों का बड़ा रोल है आज के टाइम पर। तो फिल्म में भी आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 फिल्मों के नाम बताए हैं, तारे ज़मीन पर और 3 इडियट्स। इसके अलावा भी कुछ फिल्में हो सकती हैं, एजुकेशनल फिल्में जो आपने देखी हों, तो फिर आप उनका एग्जाम्पल डाल सकते हैं। अब कैसे, मान लीजिए हम तारे ज़मीन पर की बात करें तो किस तरीके से उसमें बच्चों के लिए उपयोगी है वो। पहला तो गणित के लिए कि फिल्म बनाने में जो खर्च होता है, कॉस्ट्यूम में कितना खर्च हुआ, सेट में कितना खर्च हुआ, फिर पूरी फिल्म ने कितना कमाया, कितना लॉस हुआ, इस तरीके से मैथ इंटीग्रेट हो रहा है। भाषा की बात करें तो उसमें डायलॉग्स कैसे हैं, बाल मनोविज्ञान वहाँ पे, क्योंकि तारे ज़मीन पर मूवी में एक बच्चे की मनोदशा को बताया गया है, तो इन चीज़ों को भी वहाँ पर हम कर सकते हैं इंटीग्रेट। कला की बात करें तो नृत्य, वहाँ पे कौन कौन से डांस हो रहे हैं उस मूवी के अंदर, कौन से गाने गाए गए, स्टेज परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। और सामाजिक व्यवहार भी हम वहाँ पर देखते हैं मूवी के अंदर, तो इन चीज़ों को हम को रिलेट कर सकते हैं। 3 इडियट्स का भी हम इसी तरीके से विवेचन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी फिल्म जो आपको लगती हो कि बच्चों के लिए उपयोगी है या आपने भी देखा हो, तो आप उसका एग्जाम्पल यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आता है कला व अन्य विषयों के अध्ययन में या अधिगम में उपरोक्त का महत्व। तो ऊपर जितने भी हमने पुरातात्विक चीज़ें या फिर कह लीजिए धरोहरें जो पढ़ी हमने, उनका बच्चों के लिए क्या रोल है, कला और अन्य विषयों में क्या रोल है उन चीज़ों, चाहे वो फिल्में हों, इमारतें हों, महान कलाकार हों, म्यूज़ियम हो, इन सब का क्या रोल है। तो रोल्स जब आते हैं तो रोल्स तो बिल्कुल आते ही आते हैं, महत्व तो पूछते ही हैं। तो पहली चीज़ ये रुचि और विधि होती है। इन चीज़ों को अगर हम कोरिलेट करके पढ़ाएं तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है। अगर आप किसी महान व्यक्ति के बारे में बताएं या फिल्म दिखाएं, फिल्म दिखाने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या ही हो सकता है बच्चों के लिए। स्थायी ज्ञान मिलता है बच्चे को, जीवन पर्यंत स्मृति रहती है, याद रहता है उनको। सकारात्मक
मोटिवेशन आता है, समय का वो सदुपयोग करते हैं, मनोरंजन तो होता ही है, सामाजिक विकास होता है उनका, समाज में रहना, व्यक्तित्व विकास होता है क्योंकि फिर वो फिल्म देखता है या फिर महान लोगों के बारे में पढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं वो खुद को वहाँ का हीरो मानने लगता है, तो उसके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। नैतिक विकास की क्या करना चाहिए ये आता है बच्चे के अंदर, ज्ञान की पूर्णता, कि किताबों में जो ज्ञान है उसको पूर्ण करने में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। लास्ट टॉपिक है आपका पुरातत्व शास्त्र या पुरातात्विक सर्वेक्षण कह लीजिए, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो ये क्या होता है, इसका क्या रोल प्ले है ये देख लेते हैं। तो पहले ये होता क्या है, ये पुरानी चीज़ों का अध्ययन और विश्लेषण करके संस्कृति के विकास को समझना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, ASI कहते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या होता है इसके अंतर्गत, पुरानी चीज़ों को पढ़ा जाता है, खुदाई की जाती है, उत्खनन किया जाता है, और कोई भी चीज़ मिलती है फिर उसको देखा जाता है ये कितना टाइम पुराना है, और फिर एनालाइज किया जाता है कि अच्छा उस टाइम पे ये होता था वो होता था। तो पूरा इतिहास लेखन ही हमारा इस पर ही आधारित होता है। तो इसमें क्या होता है, मानव समाज का सांस्कृतिक वैज्ञानिक अध्ययन, इसके अंदर जो मानव सोसाइटी बनी या मानव ने कैसे खुद को विकास किया, कैसे इसकी संस्कृतियाँ चेंज हुई, इसका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। मनुष्य द्वारा छोड़े गए आंकड़ों का विश्लेषण, पुराने टाइम के मनुष्य ने हम मतलब क्या क्या आंकड़े छोड़े, डाटा छोड़े, उसका एनालिसिस किया जाता है। और अगर ये हम ना करते, पुरातात्विक सर्वे ना करते, तो हमारे पास इतिहास ही नहीं होता। हमें कैसे पता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या आदि मानव के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में, तो इन सब के बारे में कैसे पता, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें मिली जिससे हमने एनालिसिस किया। ये विज्ञान और विज्ञानेतर विषय, मतलब ये वैज्ञानिक भी है और अवैज्ञानिक भी है, दोनों ही टाइप का ये विषय है। इसमें ऐतिहासिक समाज की जो है बेसिकली जानकारी मिल जाती है। यदि डेफिनेशन लिखनी हो तो आप एक मिली जुली डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अवशेषों, पुरानी संस्कृति, कला तकनीकों व समाज के विकास क्रम को समझने हेतु किए गए कार्य, जिसमें इतिहास के पन्नों अथवा गड़े मुर्दों को उखाड़ना। तो ये दो चीज़ें याद रखेंगे, कहते हैं इतिहास के पन्नों को पलटना, पुरानी चीज़ों को समझकर नई चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा करना, ये तरह से इसका मेन मोटिव होता है। ये तो सुना होगा आपने कि यदि आप अपना अतीत अच्छे से नहीं जानते तो फिर भविष्य भी नहीं बना सकते, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। तो कला के क्षेत्र में भी इसका बड़ा ही योगदान है, क्योंकि जब हम पुरानी कलाओं को जानते हैं ना, तो फिर उसमें ही कुछ ना कुछ इनोवेशन करके नई तकनीक को यूज़ करते हैं। तो कला की विभिन्न आयामों को समझने में इसका क्या महत्व है। पहला तो स्थानीय नृत्यों की समझ, कि जो लोकल डांस फॉर्म्स होते हैं पुराने टाइम पे जो होते थे उसको समझ पाते हैं हम, और फिर उसमें चेंजेस लाकर एक नया स्टेप या नई चीज़ को बना पाते हैं। फिर पुरानी चीज़ तो अपने आप में ही खास होती है, जैसे घूमर झूमर डांस आपने देखा होगा, घूमर डांस जो होता है लोकल डांस फॉर्म है वो, तो उसको फिर हम इनोवेट कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना आधार तैयार करना, तो वो तो हमें इतिहास से ही मिलता है। फिर पारंपरिक चित्र रेखांकन का प्रयोग, कि पुराने टाइम पे पेंटिंग चित्र किस तरीके से होती थी, जैसे आपने आदि मानव की गुफाओं वाली चित्रकारी देखी होगी। उसके बाद वर्ली, कलमकारी और गोंड कला की जो पेंटिंग है झारखंड में जो होती है, तो इस टाइप की पेंटिंग्स को जानना और फिर समझना कि कला आज उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि जब से मानव समाज बना है तब से कला चली आ रही है। प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग, क्योंकि पुराने टाइम पे इतना ज़्यादा केमिकल और इतनी ज़्यादा कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते थे, जिसकी ज़रूरत आज भी है। तो हम समझते हैं नेचुरल चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं, जैसे फूल पत्तियों का प्रयोग करके रंगोली बनाना, चित्र बनाना, फूलों से रंग बनाना, प्राकृतिक जो रंग होते हैं वो बनाना। उसके बाद हस्तकला का महत्व, क्योंकि पुराने टाइम में हाथी मशीन हुआ करते थे, तो हम समझते हैं कि हाथों से जो चीज़ें बनती हैं उनकी वैल्यू कुछ और ही होती है। स्वस्थ मनोरंजन का साधन, क्योंकि जानकारी का सही प्रयोग हम करते हैं। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, हमें कोई नई बात पता चलती है, अच्छा पुराने टाइम पे ऐसे होता था, तो हम उसको न्यू तरीके से ट्राई करते हैं या उसी चीज़ को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम जानकारी का सही प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो कला का यूनिट 2 है यहाँ पर ख़त्म होता है।
आई होप कि आपको यूनिट 2 क्लियर हो गया होगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं सारे यूनिट यहाँ पर कंप्लीट कर सकूँ और क्वेश्चन पेपर भी सेकेंड ईयर के जो भी आपके फाइनल वाले हैं वो रिलीज़ कर सकूँ। आज की वीडियो में हम कला शिक्षा यानी आर्ट इन एजुकेशन का इकाई 3 पढ़ेंगे। इससे पहले 1 और 2 हम कर चुके हैं। जल्दी ही मैं 4 और 5 भी आपको यूनिट करा दूंगी क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल ही पास आ चुके हैं और कई बच्चों के तो स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, जिनके स्टार्ट हो चुके हैं वो खुद सेल्फ स्टडी करके पढ़ने की और समझने की कोशिश करें। बाकी मैं यहाँ पर बहुत जल्द कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी मैं 5 यूनिट करा सकूँ। तो आज हम शुरू करते हैं इकाई 3 को, यूनिट 3 को, जिसका नाम है विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट, दृश्य कला व शिल्प। तो दृश्य कला क्या होती है ये आप पहले भी पढ़ चुके हो जब आपने पढ़ा था कि आर्ट के 2 फॉर्म होते हैं, विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। तो अब आपका ये जो यूनिट है ये पूरा ही विजुअल आर्ट के ऊपर डिफाइन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दृश्य कला होती क्या है, विजुअल आर्ट होती क्या है। तो मैं एक बार आपको मोटा मोटी बता देती हूँ कि विजुअल आर्ट वो होती है जो हम आँखों से देख पाते हैं, जो चीज़ हमारे सामने रखी हो, कोई कलाकृति हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें सुंदर लग रही हो, जिसे बनाया गया हो किसी शिल्प के माध्यम से, किसी कलाकारी के माध्यम से, जिसे हम आँखों से देख पाते हैं, वो होती हैं दृश्य कलाएं। जबकि जो परफॉर्मिंग आर्ट होती है, प्रदर्शन कला होती है, वो स्टेज पर परफॉर्म की जाती है। तो दोनों में ये डिफरेंस मान के चलिए। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट, इसके अंदर हम कोई स्टेज परफॉर्मेंस या फिर कोई नाटक मंचन इनकी बात नहीं करेंगे, बल्कि चित्रकलाएं हो गई, पेंटिंग्स, रंगोली और स्कल्पचर, दीवारों पर जो चित्र होते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस वाले यूनिट में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। और जो पहला टॉपिक है आपका वो है दृश्य कला के विभिन्न साधनों द्वारा प्रयोग। कि जो दृश्य कला होती है, विजुअल आर्ट होती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसे हम देख पाते हैं, छू पाते हैं, कोई पेंटिंग हो गई, कोई ड्राइंग हो गई, कोई भी मूर्ति हो गई, ऐसी कोई किसी सतह पर कोई कलाकृति बनाई रही हो, ये होता है विजुअल आर्ट। तो इसके विभिन्न साधन कौन कौन से हैं? साधन कौन कौन सी चीज़ों से आप विजुअल आर्ट कर पाओगे। अब देखो, इसमें नाटक वाटक तो करना नहीं है, तो ना हमें स्टेज चाहिए, ना हमें गहने चाहिए, तो ये चीज़ें तो आएंगी नहीं। तो ड्राइंग, पेंटिंग्स, ये सब करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, आप इस पर दिमाग लगाएं। और साथ ही साथ आपके सिलेबस में जो साधन दिए गए हैं हम उनकी ही बात करेंगे। तो सबसे पहला जो दिया गया है पेस्टल रंग यानी पेस्टल कलर, आपने देखा भी होगा, यूज़ भी किया होगा। ये कई टाइप के होते हैं, जैसे ऑयल पेस्टल भी हो गए, सूखे पेस्टल भी आते हैं, कई तरह के पेस्टल होते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो ये पेस्टल कलर होते हैं ये शुद्ध और साधारण चित्रकला का एक माध्यम होते हैं। तो इससे अगर नॉर्मली बच्चे छोटे भी हैं तो ऑयल पेस्टल यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। ये खुरदरी बुनावट वाले कागज़ पर प्रयोग किए जाते हैं। बिल्कुल, अगर आप जो ऑयल पेस्टल कलर हैं आपके पास या किसी भी टाइप का पेस्टल कलर है, उसे खुरदरी कोई सतह होगा, गत्ता हुआ, या फिर आप कह लीजिए कैनवास होता है, या जो बकरम आता है कपड़ा, उस पर भी अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनती है। रंग का चूर्ण अलग कर दें। हाँ, अगर आप प्लेन शीट पर बनाते हैं तो क्या होता है कि हमें ना ऑयल पेस्टल जो कलर होते हैं या जो भी पेस्टल कलर होते हैं उसको थोड़ा आपको घिसना पड़ता है, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल आता है उसको फूंक मारकर या फिर अच्छे से कॉटन की मदद से आप हटा दीजिए। कांच के फ्रेम में संरक्षण, अगर आप इन पेंटिंग को लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं जो पेस्टल कलर से बनी होती हैं, तो आप इनको कांच के फ्रेम में करवा कर रख सकते हैं। और ये थोड़ी सी देर में कठिनाई आती है इसकी, क्योंकि इसके जो कलर होते हैं वो थोड़े फेड होना भी शुरू हो जाते हैं टाइम के साथ। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं पेस्टल कलर की। आगे हम बात करेंगे पोस्टर कलर। तो पोस्टर कलर कौन से होते हैं? ये अपारदर्शी और जल रंग की भांति होते हैं। जो वाटर कलर होते हैं ना, आपने वाटर कलर देखा होगा, तो वैसे ही होते हैं पोस्टर कलर भी, और ये अधिक गाढ़े होते हैं अगर बात की जाए तो वाटर कलर के मुकाबले। और ये विभिन्न पोस्टर और चित्र बनाने के लिए काम आते हैं, और इसका प्रयोग आप जल रंगों के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पेंटिंग में आप वाटर कलर यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं कहीं आप पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पता नहीं चलता इतना। दोनों में काफ़ी जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट
आर्टिस्ट होता है वही बता पाएगा दोनों में डिफरेंस। अदरवाइज नॉर्मल पीपल को, हम तुम जैसे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पोस्टर कलर है और कौन सा वाटर कलर है। काफ़ी आकर्षक होती है इसकी जो पेंटिंग्स वगैरह बनती हैं, वो दिखने में काफ़ी आकर्षक लगती हैं। थर्ड नंबर पे एक्रिलिक कलर है। एक्रिलिक कलर आपने अगर यूज़ भी किए होंगे तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप यूज़ करते जाते हो ये वैसे ही जल्दी जल्दी सूखता भी जाता है, तो ये जल्दी से भी सूख जाता है। और पिगमेंट के साथ इसका प्रयोग ज़्यादा अच्छा होता है। पिगमेंट मीन्स आप टूथ पिक जो होती है उससे आप ऐसे डॉट 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 करके यूज़ कर सकते हो, और आप कॉटन की मदद से पिगमेंटेशन दे सकते हो। इस तरीके से ना बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनकर आती हैं। ये पानी में घुलनशील होता है। कैनवस पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो और ये सूखने पर थोड़ा सा पारभासी हो जाता है। इसके बाद है आपका रंगोली सामग्री। तो रंगोली सामग्री में क्या क्या आ सकता है? पहली बात तो रंगोली जो है वो प्राचीन भारतीय लोक कला है, बहुत ही पुराने टाइम से ये यूज़ हो रही है। एक आप लेप द्वारा रंगोली बना सकते हो, जिसमें क्या होता है कि कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं बल्कि लीप कर, आपने देखा होगा गांव वगैरह में जब मिट्टी के घर होते हैं तो वाइट कलर का कोई चूना या फिर कलर से लीप कर भी रंगोलियां या फ्लावर वगैरह बना दिए जाते हैं, स्वागत देते हैं, इतना सुंदर सजाते हैं, आपने अगर कभी देखा हो तो। और प्राकृतिक वस्तुओं द्वारा जैसे आप क्या यूज़ कर सकते हो? प्राकृतिक वस्तुओं में आप लकड़ी का बुरादा मिल गया, आपको पत्ते मिल रहे, सूखे मिल रहे, कुछ भी आप जो है रंगोली में यूज़ कर सकते हो। वर्तमान में कागज़ की रंगोलियाँ बहुत प्रचलित है। आजकल अगर आप दिवाली की शॉपिंग करने जाओगे तो आपको बाज़ारों में ऐसी बनी बनाई रंगोलियाँ मिलेंगी पेपर के ऊपर, तो ये भी एक साधन है इसका। दूसरा है फूलों द्वारा, पेपर द्वारा। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप से रंगोली वगैरह बना सकते हो, ये रंगोली के साधन हो सकते हैं। फिर आता है क्ले यानी मिट्टी। तो इससे आप क्या करोगे? मूर्ति बना सकते हैं। और इसमें सूक्ष्म रामक विकास होता है, क्योंकि जब बच्चा मिट्टी से क्ले मॉडलिंग कर रहा होता है तो उसकी जो फिंगर्स होती है ना वो काम करती हैं और काफ़ी छोटी छोटी बारीकियों से काम किया जाता है। इसमें मेहनत का सम्मान बच्चे को पता चलता है कि एक छोटी सी चीज़ को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो वो मेहनत या फिर श्रम का सम्मान करना सीखते हैं। समय का सदुपयोग होता है, ये सस्ता साधन है मिट्टी वाला, और इसमें नक्काशी कार्य होता है और बर्तन वगैरह बनाना बच्चे सीख सकते हैं स्टार्टिंग में जब आप उनको सिखाएंगे। उसके बाद आता है अन्य मिश्रित सामग्री यानी मिक्स्ड मटेरियल। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं आपके घरों में अनयूज चीज़ें होती हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मैगज़ीन हो, पुराने कपड़े हों और मिट्टी हो, कुछ भी हो, इन सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। किसमें? विजुअल आर्ट में। तो अनुपयुक्त चीज़ों का प्रयोग, वस्तुओं का पुनः प्रयोग। जैसे कोई आपने बॉटल पानी की पी और फिर वो वेस्ट करने की बजाय हम उसमें पौधा लगा रहे हैं, तो आप एक विजुअल आर्ट को जन्म दे रहे हैं, साथ ही साथ अनयूज चीज़ को यूज़ भी कर रहे हैं। प्राकृतिक चीज़ों का आप इसमें खूब यूज़ कर सकते हैं विजुअल आर्ट के अंदर। घरेलू चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। निर्माण प्रक्रिया में आप संलग्न रह सकते हैं। तो ये था आपका साधन। अब हम बात करेंगे दृश्य कला की विभिन्न विधियाँ यानी मेथड। अब हमारे पास चीज़ें तो आ गई, लेकिन अब हम मेथड क्या क्या लगाएं, किन किन तरीके से विजुअल आर्ट्स की जाती है। तो विजुअल आर्ट के अंदर सबसे पहले आता है आपका चित्रकला व चित्रकारी यानी ड्राइंग और पेंटिंग। तो ये तो बिल्कुल ही बच्चा स्टार्टिंग में ही शुरू कर देता है करना, विजुअल आर्ट से जुड़ जाता है बच्चा। इसमें पेंसिल व रंगों से चित्रकला की जा सकती है ड्राइंग के अंदर। और अगर पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग कई तरीके की होती है, चाहे वो धागे से कर लो, स्प्रे पेंटिंग कर लो, थ्रेड पेंटिंग कर लो, कई तरीके की पेंटिंग हो सकती है, जिनके लिए हमने जो ऊपर साधन पढ़े थे, डिफरेंट कलर्स पढ़े थे, उनका यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है चित्रकला और चित्रकारी में कि रंगपूर्ण और अधिक आकर्षक होता है, इसलिए छोटे बच्चे पेंटिंग्स की तरफ बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होते हैं। बचपन से ही बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इससे उनका कौशल विकास भी होता है। जैसे कि कई पेंटिंग ऐसी होती है जिसमें बच्चे प्रिंट करना सीखते हैं। प्रिंट कैसे? ठप्पे लगाते हैं, जैसे लेडी फिंगर से लगाया, और जितनी भी सब्जियां हो गई, पत्तों से प्रिंट करना, अपना थंब इम्प्रेशन से पेंटिंग बनाना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सेकेंडली आता है आपका कोलाज निर्माण, कोलाज मेकिंग। इसमें क्या होता है कि कागज़ या अपशिष्ट पदार्थ, चाहे वो कागज़ हो या कोई भी वेस्ट चीज़ें हैं आपके पास, न्यूज़पेपर हो गया, रत्ता हो गया, कुछ भी, उसको ना काट कर या फाड़ कर फिर चिपकाना, और इस तरीके से बनता है कोलाज।
तो साधारण और संयुक्त कोलाज दो तरीके होते हैं। आप या तो एक ही कलर के सारे आपने पन्ने फाड़े हैं या फिर आप डिफरेंट फाड़े चिपका रहे हैं, तो वो संयुक्त कोलाज होता है। इसमें इसे हम जोड़ चित्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम कि चीज़ों को कहीं और से फाड़ कर कहीं और चिपकाते हैं, जोड़ते हैं। जब प्राथमिक स्तर पर हम ये कोलाज बनवाएंगे तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि बच्चों को सीजर नहीं देनी है, बल्कि उनको पेपर्स को फाड़ कर कोलाज बनाना आना और सिखाना है। और यकीन मानिए कि कैंची से काटे हुए कोलाज और हाथ से फाड़े चिपकाए हुए कोलाज मतलब बहुत ही डिफरेंट होते हैं। और हाथों से जो फाड़ कर भी उल्टे सीधे पेपर फाड़ कर भी चिपका दो तो भी कोलाज बहुत अच्छे बन के आते हैं। इससे सौंदर्य बोध भी बच्चों के अंदर आता है। अगला है कठपुतली व मुखौटे बनाना। तो कठपुतलियाँ किस किस तरीके से बनाई जा सकती है? उंगलियों से, उंगलियों पर पेंटिंग करके आप कठपुतली बना सकते हो, मोजे द्वारा बना सकते हो। फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा था कि किस तरीके से कठपुतलियाँ बनाई जाती हैं। कागज के थैलों से कठपुतलियाँ बन जाएंगी और दस्तानों से भी बन जाएंगी। आपने देखा भी होगा दस्तानों को हाथों में डालकर और फिर किस तरीके से मिमिक्री की जाती है और जो आपका कठपुतली है वो रेडी हो जाता है। बात करें मुखौटों की तो कागज़ के मुखौटे बनाए जा सकते हैं। कागज़ के थैलों से भी मुखौटे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उसका पेपर थोड़ा मोटा होता है। आप लुगदी द्वारा भी मुखौटा बना सकते हो और कार्डबोर्ड द्वारा भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप मुखौटे बना सकते हैं। इसके बाद आता है पेपर लुगदी, जिसे पेपर मैशी भी कहते हैं। अब लुगदी आपने बचपन में ज़रूर देखा होगा या आपको पता ही होगा कैसे बनता है कि कागज़ को या फिर न्यूज़पेपर को फाड़ कर पानी में भिगोकर, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। आप लुगदी से क्या क्या कर सकते हो? एक तो कार्डबोर्ड बना सकते हो, क्योंकि अगर आप लुगदी बनाने के बाद जब उसको प्लेन करके सुखा दोगे तो आपके पास एक पेपर मोटा सा तैयार होकर आ जाएगा। आप रफ़ कागज़ भी बना सकते हो। घर पे यूट्यूब पर इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं, अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो। बेकार कागज़ों का आप इसमें प्रयोग कर सकते हो और कोई भी आकार दे सकते हो। आप चाहो तो हार्ट शेप का आप कार्डबोर्ड बना लो, स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, जो आपका मन करता है। एक बार अगर आपने लुगदी बना ली तो फिर उसके बाद आप कोई सा भी शेप उसे दे सकते हो। इसके बाद आता है क्ले मॉडलिंग। तो क्ले मॉडलिंग अभी हमने ऊपर भी देखा था। इसमें गोलाकार व अन्य आकार स्टार्टिंग में बच्चों को मतलब बताया जाता है कि गोल बनाओ, प्लेट बनाओ, इस तरीके से। फिर कॉइल बनाना सिखाते हैं, ये भी वृत्ताकार ही होता है। और इसमें क्या होता है कि मिट्टी को दबाना, मारना, उसको नरम करना, मिट्टी को थपथपाना, ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। और फल व सब्जियों के आकार देना भी बच्चों को धीरे धीरे फिर हम सिखाना शुरू करते हैं। क्ले मॉडलिंग के फ़ायदे भी आपको लिखने हों तो इसमें ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कि बच्चा सूक्ष्म चीज़ों को बड़े ध्यान से देखता है कि जब वो आम बना रहा होगा तो वो आम की शेप को माइंड में लेगा और फिर आम की शेप देने की कोशिश करेगा क्ले को। इसमें सूक्ष्म ग्रामक विकास होता है। श्रम का महत्व तो सीखता ही है बच्चा और एकाग्रता आती है बच्चे के अंदर, फोकस करता है किसी चीज़ के ऊपर। आप चाहें तो इसमें इंटरेस्ट वगैरह भी डाल सकते हो पॉइंट्स। उसके बाद है आपका पेपर क्राफ्ट। पेपर क्राफ्ट में आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी जो पेपर से बनती हैं, चाहे वो थैले बनाओ आप पेपर से, बटरफ्लाई बनाओ, एनिमल बनाओ, मतलब जितनी भी चीज़ें, आप फ्रेम बना लो, आप एरोप्लेन बनाओ, नाव बनाओ, सारा आपका पेपर क्राफ्ट में आ जाएगा। तो इसमें सजावट की वस्तुएं बहुत ज़्यादा बनती है, जैसे लड़ियाँ बना ली घर पे सजाने के लिए, शुभ दीपावली वगैरह बनाया। और इसको काट कर फोल्ड करके रंगीन कागज़ों का प्रयोग करके बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई जा सकती हैं। 3D निर्माण की अगर बात करें तो इसमें शेडिंग द्वारा जो है वो 3D इफेक्ट दिए जाते हैं शेप्स को या किसी भी चित्र को। और गणित में तो खासकर 3D आकार देने, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड अगर आपको पढ़ाना हो तो आयत आयतन पढ़ाते समय आपको 3D इमेज वगैरह बच्चों को सिखानी पड़ती है। 3D निर्माण से वास्तविकता आती है, क्योंकि 3D डायमेंशन में जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें वो पूरे तरीके से समझ में आती है और ये काफ़ी रोचक होता है, बच्चे इसमें खूब इंटरेस्ट लेते हैं। आगे है गतिविधि फाइल का संरक्षण। किस तरीके से एक्टिविटी फाइल जो बनती है उसको आप मेंटेन करेंगे। पहला तो अच्छे कागज़ों का प्रयोग। अगर आप इतनी मेहनत करके एक्टिविटी फाइल बना ही रहे हैं या आप बच्चों से बनवा रहे हैं तो इस बात का ध्यान ज़रूर दें कि जिन कागज़ों का वो प्रयोग कर रहे हैं वो एटलीस्ट मोटे हों और मतलब लॉन्ग टाइम तक चलें। उसके बाद फोल्डर मजबूत और लैमिनेटेड होना चाहिए। जो भी फोल्डर आप यूज़ करें, जिसमें भी आपको एक्टिविटीज़ लगानी है, उसका फोल्डर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर फोल्डर ख़राब हुआ तो फिर अंदर की सारी चीज़ें भी ख़राब हो जाएंगी।
आपको क्या करना है, नमी वाली जगह से, पानी वगैरह से फाइल को दूर रखनी है, और जो भी आपने उसमें काम रखा है वो क्रमानुसार हो कि आप कोई भी चीज़ ढूंढे और अचानक से आपको मिल जाए। और इंडेक्स वगैरह बना के रखना चाहिए ताकि कोई भी आपको पेंटिंग ढूंढनी हो आप इंडेक्स में देखें और डायरेक्ट खोल लें, पूरी फाइल नहीं आपको चेक करनी पड़ेगी। और संरक्षित मतलब सुरक्षित स्थान पर किसी भी अच्छी सी अलमीरा या टेबल या ड्रॉर में आप उसको संभाल कर रख सकते हैं। अगला आपका टॉपिक है जो क्षेत्रीय कला रूप यानी कि रीजनल आर्ट फॉर्म्स। हम इसमें बात करेंगे क्षेत्रीय स्तर पर जो कलाएं की जाती हैं उसकी। तो सबसे पहला है वॉल पेंटिंग। तो वॉल पेंटिंग में क्या होती है, ये दीवारों पर की गई कलाकृति, इसे भित्ति चित्र भी कहते हैं। अगर इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग, महाराष्ट्र में वर्ली पेंटिंग, उड़ीसा में पटचित्र, कोलकाता में कालीघाट और मध्य प्रदेश में गोंद पेंटिंग। तो इस तरीके से वॉल पेंटिंग जो है अलग अलग क्षेत्रों में की जाती है। क्योंकि आपको यहाँ पर क्षेत्रीय कला रूप बताने हैं तो आपको क्षेत्रों के नाम भी लिखने ज़रूरी हैं। उसके बाद आता है फ्लोर पेंटिंग। तो फ्लोर की अगर बात की जाए तो ये ज़मीन पर बनाई जाती है, जिसमें कि रंगोली सबसे ऊपर आएगा और ये पूरे ही भारत में बनाई जाती है। उसके बाद बिहार में अल्पना एक नाम की जो आपकी फ्लोर पेंटिंग है वो की जाती है। उत्तर प्रदेश में चाकपूर्णा, उत्तराखंड में आइपन। आइपन आपने देखा होगा, लाल रंग का कलर होता है जिससे लीप कर जो है फ्लोर पर एक पेंटिंग बनाई जाती है फ्लावर शेप की। राजस्थान में सांजी और बिहार में मिथिला। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे और ये क्षेत्रों के नाम भी हो जाएंगे। अगला टॉपिक है दीवार भित्ति चित्र यानी वॉल म्यूरल्स इसको कहते हैं। ये बेसिकली दीवारों पर ही होती है या फिर दीवार जो सीलिंग होती है हमारी दीवार की जो छत होती है नीचे की साइड की, उस पर किया जाता है। ये बड़े बड़े प्रिंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के लिए दीवार और छतों पर कर सकते हैं। ये चमकदार रंगों का इसमें प्रयोग होता है और गाढ़े रंगों का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है रिलीफ दीवार कला यानी रिलीफ वॉल आर्ट की बात की जाए तो इसमें 3D तत्वों का समावेशन होता है। मतलब जो पेंटिंग होती है वो उभर के बाहर की तरफ आती है और इसमें क्ले, पीओपी और चाकू वगैरह की मदद से जो है ये बनाई जाती है। अगर आप रिलीफ दीवार कला देखना चाहें तो आप अगर गूगल वगैरह करेंगे आपको दिखाई दे जाएंगे, बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसमें ना जैसे पीओपी वगैरह यूज़ और सीमेंट का यूज़ करके उभार के पेंटिंग को दिखाया जाता है। मिस्र में ये प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण था और सजावट और सौंदर्यपूर्ण होता है ये। इसमें हाथ की कारीगरी जो होती है वो टोटली डिपेंडेंट होती है। अगला टॉपिक है पाठ्यचर्या पर आधारित दृष्टांत कथा, कॉमिक स्ट्रिप और स्क्रॉल। तो तीनों चीज़ों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे वो है आपका दृष्टांत कथा। तो इसमें क्या होता है कहानी वाचन, यानी आपको क्या करना है, कोई कथा सुनानी है, कोई कहानी बतानी है बच्चों को क्लासरूम में। तो आप चित्रों के द्वारा अगर बता रहे हो या एग्जाम्पल देकर बता रहे हो तो आप कहोगे कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर दृष्टांत आप प्रयोग कर रहे हो, चित्रों का प्रयोग कर रहे हो। सेकेंडली कॉमिक स्ट्रिप की बात की जाए तो इसमें कॉमिक को किस तरीके से या किसी भी कहानी को कॉमिक में बदलकर पढ़ाना होता है। इसमें क्या होता है कि से बनाकर छोटे छोटे बॉक्सों के अंदर ना छोटी छोटी क्या डायलॉग्स वगैरह या चित्र वगैरह बनाकर दे जाते हैं और फिर बच्चे बिना पढ़े भी समझ जाते हैं कि ओवरऑल स्टोरी क्या है। तो इससे बच्चे की तर्क शक्ति बढ़ती है, चिंतन शक्ति बढ़ती है, लॉजिकल थिंकिंग, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का होता है। फिर आता है स्क्रॉल यानी अधूरे वृत्तों द्वारा कहानियों को जोड़ना। जैसे मैंने यहाँ पर एक बनाकर दिखाया आपको, अगर आप ये देख रहे होंगे स्क्रॉलिंग, तो इसमें आधे आधे जो सर्कल है उनको जोड़ा गया है और एक सर्कल दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ना बच्चों को पढ़ाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इन स्क्रॉल्स को। हम इसमें अगर छोटे बच्चे हैं तो पूरा वर्णमाला लिख सकते हैं या टूटी टेबल लिख दी हमने या कोई कहानी के चित्र पेस्ट कर दिए, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इनसे क्या होता है सरलता से बच्चे समझ जाते हैं और रुचिकर होते हैं। ये तीनों ही लंबे समय तक बच्चे को याद रहेगा, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और सौंदर्य बोध बच्चों के अंदर विकसित होगा। आर्ट की कोई भी चीज़ हो, सौंदर्य बोध तो बच्चों के अंदर विकसित होना ही होना है। अगली जो टॉपिक है हमारा वो है दृश्य कला व शिल्प का अन्य विषयों के साथ पाठ्य योजना और गतिविधि में एकीकरण। मतलब जो अदर विषय होते हैं, अदर सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आप एक्टिविटी या फिर लेसन प्लान जब दोगे क्लासरूम में तो आर्ट का क्या चीज़ आप उठाओगे, क्या यूज़ करोगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इस एकीकरण इंटीग्रेशन के फ़ायदे क्या होते हैं।
पहला, चिंतन कौशल का विकास होता है। जीवन पर्यंत अधिगम मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो जाती है बच्चे की। जीवन से वो जोड़ पाता है ज्ञान को। छात्रों इसमें सक्रिय एक्टिव मतलब पार्टिसिपेशन, बच्चे बहुत पार्टिसिपेट करते हैं अगर आप क्लासरूम में चित्र वगैरह चार्ट वगैरह दिखाते हो तो। और विषय वस्तु का समग्र ज्ञान भी बच्चे को होता है। अब हम देखते हैं कि आपके सिलेबस में 3 सब्जेक्ट बोले हैं और सब्जेक्ट के नाम नहीं बताए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं यहाँ पर 3 करा रही हूँ। इससे पहले भी मतलब पहले की भी यूनिट में ये इंटीग्रेशन वाला आया था, यूनिट 2 में शायद, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, वहाँ पर मतलब 4-5 सब्जेक्ट के साथ मैंने इंटीग्रेट किया है आर्ट को। तो जब आप विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, तो आप आर्ट को कैसे एक्टिविटीज़ में ला सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अलग अलग फल क्ले से बनवा सकते हो। आप साइंस के टीचर हो बट आप क्ले से फल बनवा रहे हो, दैट्स मीन आपने आर्ट को इंटीग्रेट कर लिया अपनी एक्टिविटी में। और इनका वर्गीकरण और विशेषता बताएंगे। आप बच्चों से मैंगो बनवाइए, उसके बाद मैंगो के बारे में सारे फीचर्स लिखवाएंगे। अगर आप भाषा के टीचर हो और लैंग्वेज पढ़ाते हो तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी कविता या कहानी को पढ़ाते समय चित्रों का या फिर पपेट का प्रयोग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आर्ट को यूज़ कर रहे हो अपनी लैंग्वेज को पढ़ाने में। उसके बाद अगर आप मैथ के टीचर हैं और आर्ट को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आर्ट के अंदर जो 3D आकार होते हैं, 3D शेप्स होती हैं, क्ले से वो बनवा सकते हो। क्ले से नहीं बनवाना हो तो आप पिक्चर पे शेडिंग से बनवा सकते हो और फिर उनकी विशेषताएं समझा सकते हो कि ये वाली शेप ये होती है, इनका क्षेत्रफल ये होता है, आयतन ये होता है। जितनी भी तमाम चीज़ें हैं, जानकारी हैं, आप बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हो और इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर पाओगे आर्ट को अदर सब्जेक्ट्स के साथ। तो इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन तो पक्का है क्योंकि ये 2 यूनिट्स में आ चुका है। ये यूनिट 2 में भी था और अभी यूनिट 3 में भी है, तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लें। और आज की वीडियो में हम आर्ट इन एजुकेशन यानी कि कला शिक्षा का यूनिट 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि प्रदर्शन कला। इससे पहले वाला जो यूनिट था उसमें आपने विजुअल आर्ट्स के बारे में पढ़ा था, जिसे कि आप दृश्य कला भी कहते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अभी थोड़ा सा फिर से आपको रिमेंबर करा देती हूँ कि विजुअल आर्ट्स वो होते हैं जो किसी सतह पर किसी चीज़ के ऊपर बनाए जाते हैं और उसे हम छूकर उठाकर देख सकते हैं उसको, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, मूर्ति बनाई रही हो या दीवार पर आपने कोई पेंटिंग बनाई हो, रंगोली बनाई हो, ये सारे आपके विजुअल आर्ट्स होते हैं। लेकिन इसके उल्टे प्रदर्शन कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट वो होते हैं जो स्टेज के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब जिसको आपको एक नाटक का मंचन आप कह सकते हो। यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको उठा के नहीं देखनी, यहाँ पर आपको सामने से करती हुई मतलब मूवमेंट में चीज़ नज़र आती है, तो ये आपकी परफॉर्मिंग आर्ट होती है। तो पूरा जो यूनिट है आपका ये परफॉर्मिंग आर्ट के ऊपर ही होगा। इसके अंदर गाना और डांस, नाटक, फिल्म, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो परफॉर्मिंग आर्ट का हिस्सा होती हैं, तो इसलिए इसके अंदर आप इन चीज़ों को पढ़ोगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट को, और जो पहला टॉपिक है आपका वो है म्यूज़िक यानी कि संगीत। तो संगीत किसको नहीं पसंद। तो यहाँ पर आपको जो पहले यूनिट में टॉपिक दिया गया है एक कि ध्वनि और लय से ऑर्केस्ट्रा बनाना, तो ये तो प्रैक्टिकल वर्क है, तो इसमें से थ्योरी का तो कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपको क्या करना है, ऑर्केस्ट्रा बनाना है। ऑर्केस्ट्रा के लिए क्या होता है, आपको टीम बनानी पड़ती है, टीम मिलकर काम करती है और डिफरेंट ध्वनियों का यूज़ करके पूरा ऑर्केस्ट्रा तैयार होता है। तो प्रैक्टिकल वर्क है, तो ये आपने अपने DLED इंटरनल में मे बी किया हो और ना भी किया हो, तो थ्योरी का ये पार्ट नहीं है। उसके बाद जो टॉपिक है आपका विभिन्न ध्वनियों को सुनकर यंत्रों को पहचानना। तो विभिन्न ध्वनियों को हम सुनते हैं, सारी ध्वनियाँ एक जैसी नहीं होती, तो उनको सुनकर पहचानने की जो कला होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहली बात तो संगीतकार अनुभव का प्रयोग करता है। जो म्यूजिशियंस होते हैं, वो जो संगीतकार होते हैं, जो गाते हैं या जिनको ध्वनियों की समझ होती है, वो एक्सपीरियंस करके भी बता देते हैं कि ये किसकी आवाज़ है या फिर ये किस चीज़ की ध्वनि है। तो इसके लिए अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक ऐसा इंसान जिसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट ही ना हो, वो क्या ही बता पाएगा कि ये किसकी वॉइस है, गाना किसने गाया है या किसकी ध्वनि है, कोयल बोल रही है या फिर तोता बोल रहा है, उसको ये भी नहीं समझ में आएगा।
फिर आता है कंपन महसूस करना, क्योंकि जो म्यूज़िक होता है, ध्वनियाँ होती है, उसमें वाइब्रेशन होती हैं, तो उसको भी फील करके हम पहचान सकते हैं कि ध्वनि किसकी है। उसके बाद सौंदर्य बोध द्वारा, कि ध्वनि जितनी ज़्यादा सुंदर हो रही, कोई संगीत बहुत ज़्यादा सुंदर है तो हम बता पाते हैं कि इसके अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं, या ये लड़की की आवाज़ है या लड़के की आवाज़ है, ये हल्की आवाज़ है या भारी आवाज़ है, तो इस तरीके से पहचान सकते हैं। फिर आता है आनंद द्वारा, किसी भी वॉइस और ध्वनि को आप कितना इन्जॉय करते हो, आनंद आपको मिलता है, उससे भी आप बता पाते हो कि वो ध्वनि किस चीज़ की है। फिर संगीत के साथ जुड़ाव, जितना ज़्यादा आपका रिलेशन है संगीत के साथ, उतने ही ज़्यादा आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो ध्वनियों को। तो ये तो आपका हो गया कि विभिन्न ध्वनियों को पहचानना या यंत्रों को पहचानना कि हारमोनियम की वॉइस है या फ्लूट बज रहा है या ढोलक बज रहा है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आए भी हुआ है और आने के चांसेस भी हैं कि संगीत सुनने का महत्व क्या है, ये जो म्यूज़िक है इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स जो लिखने होंगे पेपर में वो ये हो सकते हैं। पहला, आनंद अनुभूति, कि आपको जो है एंजॉयमेंट मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है। फिर तनाव प्रबंधन, इससे आपका स्ट्रेस भी मैनेज होता है। जब स्ट्रेस मैनेजमेंट आप पढ़ रहे थे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, तब भी हमने ये पढ़ा था कि म्यूज़िक से जो होता है तनाव कम किया जा सकता है। फिर रुचिकर, कि संगीत जो है वो किसी भी चीज़ को इंटरेस्टेड बना सकता है, चाहे वो हिंदी की कोई कविता हो, छंद हो, दोहा हो, किसी भी चीज़ हो। अगर आप कबीर के दोहों को म्यूज़िक के रूप में सुनोगे आपको इतना अच्छा लगेगा, इवन समझ में भी आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, बजाय इसके कि आप किताब में उनके दोहों को पढ़ो और उनके अर्थों को फिर पढ़ो। इससे अच्छा है कि आप उनको सुन लो, क्योंकि म्यूज़िक एक तरह से जो होता है ना, जादू करता है, तो मैजिक इन म्यूज़िक होता है। फिर आता है मनोरंजक, कि बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होता है, किसी भी चीज़ को इंटरटेन। अगर कोई क्लासरूम में बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही है, आप एक कविता उठा लीजिए और उसको गाकर सुनाइए, देखिए बच्चे कितना इंटरेस्ट लेंगे, कितना इंटरटेनिंग लगेगा उनको। तो इससे बच्चे वहाँ पर एक्टिवनेस भी दिखाते हैं। फिर मानसिक स्वास्थ्य भी संगीत से जो है वो ठीक रहता है। तो इस तरीके से इसके महत्व बन जाएंगे। फिर आता है विभिन्न प्रकार के गीत, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉन्ग, जहाँ पर पहला जो टाइप है आपका वो है फोक सॉन्ग, यानी कि लोकगीत। तो लोकगीत क्या है, स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय लोगों की शैली में बनाया जाता है। ये जो स्थानीय लोग होते हैं, कोई भी क्षेत्र है, कोई गांव है और वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो ही अपने ही इंस्ट्रूमेंट से बनाते हैं। इसमें देहात की जनता से रिलेशन होता है। देहात यानी जो बहुत ही ज़्यादा गांव होता है जहाँ पर मॉडर्निटी अभी तक गई ही नहीं है, तो वहाँ पर इसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद ये त्योहारों पर गाया जाता है। वहाँ पर जो भी त्यौहार होंगे तो जो गांव के लोग होंगे, देहात के लोग होंगे, वो अपना जो लोकगीत होता है वो गाते हैं। इसमें स्थानीय वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। अब वो तो बड़ा सा ढोलक या हारमोनियम तो नहीं ला सकते ना अपने देहात में, तो उनके पास जो भी होता है, चाहे वो चम्मच हुआ या ढोलक उनका जो खुद बनाया हुआ है अवेलेबल, उन चीज़ों को यूज़ करके वो बनाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में आप ज़रूर लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कजरी गाया जाता है, राजस्थान में कजलिया और महाराष्ट्र में लावणी गीत और बिहार में विदेसिया। तो ये जो 4 एग्जाम्पल्स हैं आप ज़रूर लर्न करके जाएं और इसको मेंशन भी करें। फिर सेकंड नंबर पे देशभक्ति यानी कि पैट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं। तो वीर रस से भरा होता है, इसमें वीर रस होता है, देश के प्रति भावना होती है, इसमें देशभक्ति की भावना और राष्ट्रीयता की भावना भरी हुई होती है। इन गीतों में राष्ट्रीय सुधारों के लिए इन गीतों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब एक साथ मिलकर या अकेले भी आप कभी देश के प्रति अगर कोई गाना देशभक्ति गाते हो या सुनते हो तो देश के लिए कहीं ना कहीं हमारे मन में एक देशभक्ति वाली भावना आ जाती है। तो राष्ट्रीय सुधारों के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद जैसे कि आप एग्जाम्पल डालेंगे तो बहुत ही फेमस गीत है ऐ मेरे वतन के लोगों, जो कवि प्रदीप जी ने लिखा, और हम होंगे कामयाब, बहुत ही फेमस गीत है जो गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखा गया है। तो इस तरीके से देशभक्ति गीतों का आप अपने अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर आता है भक्ति गीत यानी कि डिवोशनल सॉन्ग्स। अब जो ये भक्ति है ये किससे रिलेटेड है, श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत। इसमें बहुत श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, ईश्वर दाता के प्रति।
इसमें विभिन्न धार्मिक त्योहारों पर, अब जब ये भगवान के लिए गाने लिखे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है धार्मिक त्योहारों पर इनको ज़्यादातर गाया जाएगा। इसमें क्या क्या ढोलक, ताशे आदि का प्रयोग होता है, मंजीरा वगैरह। अगर आप कभी बैठे हों किसी ऐसे अवसर पर जैसे जागरण वगैरह में तो आपने देखा होगा, तो जागरण आदि में जो होता है इन गीतों का प्रयोग होता है। आप चाहें तो 2-4 गीत जो आपने खुद भी कॉमनली सुने हो उसके एग्जाम्पल यहाँ पर डाल सकते हो। फिर आता है रीजनल सॉन्ग यानी कि क्षेत्रीय गीत। अब क्षेत्रीय गीत भी स्थानीय गीतों ही तरह होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि देहात से ना रिलेट और ये किसी बड़े से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत या किसी भी देश के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित गीत, जैसे अगर भारत का एग्जाम्पल हमने ले लिया है तो भारत का जो दक्षिणी पार्ट है, साउदर्न जो इंडिया है हमारा, वहाँ पर कर्नाटिक म्यूज़िक जो है वो ज़्यादा फेमस है। और अगर ऊपर की बात करें उत्तरी क्षेत्र जो है भारत का, जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पर हिंदुस्तानी म्यूज़िक चलता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आप इसके अंदर डालेंगे। फिर आता है ध्वनियों द्वारा कहानी बनाना, कि किसी भी कहानी को ध्वनियों के द्वारा कैसे इम्प्रेसिव बनाया जा सकता है, प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कोई कहानी है पंचतंत्र की या जानवरों से रिलेटेड, कोई जानवर है उसमें पार्ट, तो आप जानवरों की आवाज़ों का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि किसी शेर की एंट्री हुई है तो आप शेर की दहाड़ने की आवाज़ अगर निकालोगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है वो, और बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेकर जो कहानी है उसको सुनते हैं। प्राकृतिक ध्वनियाँ, प्राकृतिक जो ध्वनियाँ होती है जैसे पानी और हवा की जो आवाज़ है, जैसे पानी का कलकल करना जो आवाज़ है वो आप यूज़ कर सकते हो कहानी को बनाते समय। भाव के मुताबिक उतार चढ़ाव, कि जैसे इमोशंस होंगे उसी टाइप से आपको बोलना है। जैसे अगर कोई सैड सी बात है तो उसमें आपको चिल्लाना नहीं है, बहुत ही नम्रता से धीरे बोलना है ताकि बच्चे फील कर सकें उस चीज़ को। उसके बाद रोने, हंसने, गुस्सा आदि का प्रयोग। अगर गुस्से का सीन है तो ऑफ कोर्स आपको हंसते हंसते तो बोलना नहीं है कि बच्चे हंस जाएं। गुस्से वाला सीन है तो वो गुस्से की तरह ही बोलेंगे, हंसने वाला है तो हंसने की तरह, रोने वाला है तो फिर थोड़ा विनम्रता के साथ और धीरे ही बोलेंगे। तो इस तरीके से कहानी जो आप बनाएंगे वो ध्वनियों के प्रयोग द्वारा बन जाएगी। फिर आता है आपका टॉपिक नृत्य और नाटक। तो नृत्य और नाटक के अंदर जो पहला आपका आएगा सब टॉपिक वो है रोल प्ले यानी भूमिका निर्वहन। इसमें क्या होता है कि आप बालकों को कोई भी भूमिका दे देते हो, रोल दे देते हो, फिर वो प्ले करते हैं एज जैसे नाटक वगैरह होते हैं ना वैसे। तो इसमें आप बचपन के अनुभवों का प्रयोग कर सकते हो। बच्चे जो एक्सपीरियंस करते हैं उनसे रिलेटेड, मान लीजिए कोई भी प्ले कराना है तो हम प्ले करा सकते हैं कि बच्चों मान लो आपने अपने पापा को कहा था कि टॉफ़ी लेकर आओ और आपके पापा टॉफ़ी नहीं लाए, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो ऐसे बच्चा फिर आपको करके दिखाएगा, तो ये हो जाएगा उनका एक्सपीरियंस का यूज़। फिर नकल व गतिविधि का प्रयोग यानी मूवमेंट्स आप खुद भी करके दिखा सकते हो, फिर बच्चे आपकी नकल करेंगे, है ना। आप जैसी गतियाँ करोगे वैसे बच्चे करेंगे। तो इस तरीके से भी आप रोल प्ले करवा सकते हो। विज्ञान की कहानी व साहित्य का प्रयोग किया जा सकता है कि जो साइंस से रिलेटेड होते हैं। तो विज्ञान की कहानी या साहित्य की अगर बात करें तो मान लीजिए कि कोई भी वैज्ञानिक था, आइंस्टाइन की ही बात कर लेते हैं, तो वो बचपन में कैसे थे उनका रोल प्ले करवाया जा सकता है क्लासरूम में। सामाजिक विज्ञान की कहानियाँ, स्थिति और घटनाएं, जैसे इतिहास किसी राजा का रोल प्ले करा लिया, रानी लक्ष्मीबाई का रोल प्ले करा लिया, तो इन सब चीज़ों को आप इसमें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है रेडियो प्ले। तो ये भी उसी की तरह, ये रोल प्ले की तरह, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सिर्फ साउंड्स का यूज़ होगा, क्योंकि रेडियो में आपके चित्र तो होते नहीं हैं, तो सिर्फ आवाज़ों का ही यूज़ होना है। तो यहाँ पे ध्वनियों का प्रयोग करें। विभिन्न आवाज़ों का प्रयोग किया जा सकता है बैकग्राउंड में। और गतियों की ध्वनियाँ, जैसे चल रहे हैं तो चलने की आवाज़, क्योंकि कोई चलता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा ना रेडियो पे, तो वहाँ पर हम चलने की आवाज़, जैसे पैरों की आवाज़ होती है चलने की, उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका है कि गतियों, भूकंप और बिजली आदि का चमकना जो है उसमें संगीत के बिना भी संगीत प्रयोग हो जाता है। बिल्कुल, कि ये जो गतियाँ होती हैं और भूकंप, मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आया तो जो उसकी आवाज़ है या बिजली के चमकने की जो आवाज़ है, इसको हम एज अ म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं, हालांकि वो म्यूज़िक नहीं है फिर भी।
तो इन चीज़ों का यूज़ करके आप जो है आप कर, और इसके साथ ही एक और है, आप बारिश की आवाज़ का प्रयोग कर सकते हो। मान लीजिए बारिश हो रही है, आपने रिकॉर्ड कर ली है आवाज़, तो उसका यूज़ आप कर सकते हो। जैसे बच्चों को सुना दी आवाज़, फिर हम पूछ सकते हैं बताओ बेटा कि क्या हो रहा है, तो बच्चे पहचानेंगे कि बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, या भूकंप आने की आवाज़ है ये, तो बाढ़ आने की आवाज़ है ये, तो इस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे बच्चे। उड़ती पतंग की जो सरसराहट होती है, आवाज़ होती है, उसका भी प्रयोग आप क्लासरूम के अंदर कर सकते हो। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कठपुतली यानी कि पपेट्री। तो कठपुतली जो दो शब्दों से मिलकर बना है, कठ जमा पुतली, जिसका कठ अर्थ होता है लकड़ी और पुतली का अर्थ होता है मानव आकृति, यानी लकड़ियों से मानव आकृति बना लेना। लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ लकड़ियों से ही पपेट्री नहीं होती, डिफरेंट काइंड ऑफ पपेट्रीज की जा सकती है। जैसे उंगली की कठपुतली बनाना, उंगली पर ड्राइंग करके, हाथ कठपुतली मोजे द्वारा, सीट यानी स्टिक कठपुतली बनाई जा सकती है। और इसका प्रयोग कर सकते हो आप सामाजिक व शैक्षिक महत्व के लिए, क्योंकि कठपुतलियों के प्रयोग से आप समाज में कोई मैसेज देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। अगर आपने कभी पपेट्री शो देखा हो तो उसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए जाते हैं। जैसे कोई शो करा दिया और उसमें बाल विवाह के ऊपर दिखा दिया हमने कठपुतलियों के माध्यम से, तो समाज में हम शिक्षा का महत्व वहाँ पर दर्शा सकते हैं कि पढ़े लिखे होते तो ऐसा ना करते, इस टाइप से। अब इसके बाद मैंने नीचे बताया है आपको एक कठपुतली किस तरीके से बनाई जाएगी, क्योंकि पेपर में ना क्वेश्चन ये भी आता है, किसी भी एक टाइप को दे देंगे या फिर आपकी मर्जी ही होगी कि कोई भी एक कठपुतली बनाने की विधि लिखो या आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले हम अगर बनाते हैं मोजे से कठपुतली, बहुत ही ईजी होता है। तो सामग्री आपको चाहिए विभिन्न रंग के मोजे, गुगली आइज जो होती हैं ब्लैक कलर की आपने देखी होंगी, पॉम पॉम चाहिए आपको, सुई धागा बटन आदि चाहिए। तो स्टार्ट करोगे इसको बनाना, तो अगला जो आएगा आपका विधि, जिसमें स्टेप वाइज आप काम करोगे। स्टेप 1 हो जाएगा चरण 1 एक साफ और बाह जितना लंबा मोजा लें। चरण 2 में हाथों को मोड़ और आंखों की जगह पर गुगली आइज लगा दीजिए। फिर होठ व नाक के लिए धागे से आप बना सकते हो और बटनों और जो पॉम पॉम था उससे आप सजावट कर सकते हो। और चरण 5 में आप क्या करेंगे कि हाथों की गति द्वारा प्रदर्शन करेंगे। अब आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, सीधी सी बात है। देन लास्ट में ऑब्जर्वेशन कि बालकों ने गतिविधि का आनंद भी लिया और साथ ही साथ कठपुतली को बनाना भी सीखा। फिर आता है कि अन्य शिक्षण विषयों के साथ प्रदर्शन कला का एकीकरण, कि अन्य जो हमारे विषय हैं उसमें हम आर्ट एजुकेशन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर भाषा पढ़ानी है आपको, चाहे हिंदी की हो या इंग्लिश की, लिटरेचर हो, उसमें क्या होता है आपकी कहानी कविताएं होती हैं, तो कहानी का रोल प्ले कराया जा सकता है। कठपुतली द्वारा भी आप स्पष्ट करवा सकते हो। मतलब आपको परफॉर्मिंग आर्ट, आपको ये ध्यान रखना है इस वाले यूनिट में कि परफॉर्मिंग आर्ट होनी चाहिए। आप चित्रों का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको परफॉर्मिंग आर्ट को इंटीग्रेट करना है ना। तो आप नृत्य के माध्यम से भी किसी कहानी या कविता को कर सकते हो, इंटरेस्टेड बना सकते हो। काव्य गायन जो कविता है उसका गाकर गीत की तरह कर सकते हो यूज़। नाटक मंचन करवा सकते हो। सामाजिक विज्ञान में क्या करवा सकते हो, पौराणिक जो कथाएं होती है उनका मंचन करा लीजिए, जैसे रामायण हो गई या और भी चीज़ें हैं इंटरेस्टेड। किसी राजा को लेकर रोल प्ले करा लिया कि चलो आप जो हैं झांसी की रानी हो या फिर आप पृथ्वीराज चौहान हो, आपको उनके बारे में बताना है। ऐतिहासिक घटना पे ड्रामा करवाया जा सकता है कि इतिहास में जो घटनाएं घटी थी, अगर उस पर ड्रामा करके बच्चों को दिखाया जाए तो बच्चे उस ड्रामा को नहीं भूलेंगे कभी भी, और उसकी वजह से वो उस घटना को भी नहीं भूलेंगे। विविधता नृत्य करा सकते हैं, अगर हमें अपने देश की विविधता के बारे में बताना है बच्चों को, समाज विज्ञान का जो एक हिस्सा है, तो डिफरेंट स्टेट के डांस करवाए जा सकते हैं। उनकी कॉस्ट्यूम के साथ कितना अट्रैक्टिव होता है और बच्चे भी समझते हैं और उनके अंदर एकता की भावना भी आती है। गायन करवाया सकता है, डिफरेंट स्टेट के जो गीत हैं, उन लोकगीत वगैरह, उसे भी परफॉर्म कराया जा सकता है। अगर विज्ञान की बात करें तो इसमें भी आप रोल प्ले करा सकते हो, किसी भी वैज्ञानिक का नाटक करवा सकते हो, स्वास्थ्य व नृत्य, क्योंकि अगर डांस करेंगे बच्चे तो इससे उनकी हेल्थ भी एक तरह से एक्सरसाइज ही होती है ना, तो दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं। जागरूकता वाले ड्रामे करवा सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर दवाइयाँ और बहुत सी चीज़ें जो साइंस के अंदर आती हैं। वैज्ञानिक तथ्यों का मंचन कराया जा सकता है।
तो इस टाइप से जो परफॉर्मिंग आर्ट है वो आप विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। और हमने इस यूनिट में पढ़ा कि संगीत क्या होता है, उसके क्या महत्व है, कैसे क्लासरूम में यूज़ करोगे। पपेट्री के बारे में हमने पढ़ा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है पपेट्री के ऊपर भी। तो आप इन सबको ना अच्छे से पढ़ के और समझ के जाइए, क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा ये नहीं पता, किस में से आएगा ये पता है। तो जो पता है उसी का यूज़ करना है आपको, जो नहीं पता वो करने के लिए। तो ध्यान से अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो आप क्वेश्चन अकॉर्डिंग भी अपने पॉइंट्स खुद बना सकते हो। तो यहाँ पर ये आपकी यूनिट 4 जो है वो ख़त्म हो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कला शिक्षा यानी आर्ट इन एजुकेशन का यूनिट 5, जिसका नाम है कला एकीकृत अधिगम का मूल्यांकन। कि जो इंटीग्रेटेड आर्ट लर्निंग है उसका इंटीग्रेशन जो है वो इवैल्यूएशन के लिए किस तरीके से यूज़फुल है। तो ये पूरी यूनिट इसी के ऊपर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और पहला जो टॉपिक है आपका वो है कला एकीकृत अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता। कि अगर आप कला एकीकृत करके अधिगम करते हो, मूल्यांकन के लिए यूज़ करते हो, तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक या फिर नेचर होगा। तो सबसे पहली बात तो अगर आप एकीकृत कला के माध्यम से करते हो मूल्यांकन, तो सृजनात्मकता का कितना विकास हुआ है बच्चे के अंदर ये पता चल जाएगा, रचनात्मकता का कितना विकास हुआ है ये भी पता चल जाएगा, और सरलता से अधिगम जो हुआ है या नहीं हुआ ये तो पता चल ही जाएगा। और क्योंकि इवैल्यूएशन है ना, तो इजीली आप वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व भी कर पाओगे। फिर रुचिकर अधिगम जो लर्निंग है उसको इंटरेस्ट भी बनाएगा, ये संप्रति जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेगा, जीवन पर्यंत जो अधिगम होता है उसको सपोर्ट करेगा, विषयगत ज्ञान देगा, जो भी विषय आप अदर इंटीग्रेट कर रहे हो उसका भी ज्ञान जो है वो अगर आप इवैल्यूएशन करते हो इंटीग्रेट करके आर्ट को तो होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप पॉइंट्स को। उसके बाद आता है सतत व व्यापक मूल्यांकन में कला का एक उपकरण की तरह प्रयोग कर उनके विविध विषयों में विकास। कि जो हमारा कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है CCE जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसमें अगर उसके अंदर आप जो कला होती है, आर्ट है, उसके जो टूल्स हैं उसका यूज़ करके आप अगर इवैल्यूएशन करते हो तो बच्चों में किस प्रकार से विकास होता है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये देखने होंगे कि कौन से टूल्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं, आर्ट वाले टूल्स, जिससे हम ये जान सकते हैं कि बच्चे का कितना विकास हुआ है या कितना उन्होंने पढ़ा है। तो एक होता है प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण द्वारा अगर हम बच्चे से प्रेजेंटेशन लेते हैं छोटी मोटी या कोई किसी टॉपिक बेस्ड प्रेजेंटेशन लेते हैं तो ये आर्ट का हिस्सा होता है और इससे इवैल्यूएशन भी हो जाता है और बच्चों ने कितना विकास किया या बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लाने का भी काम जो है वो ये करता है। फिर फोटोग्राफ्स, क्योंकि आर्ट में ही हम स्क्रैप बुक वगैरह बनाते हैं तो फोटोग्राफ्स के माध्यम से भी हमें पता चल जाता है कि बच्चा किस प्रकार से स्कूल के अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेटेड था और कहाँ कहाँ उसने कैसा व्यवहार किया। इसके अलावा वीडियो का भी यूज़ हो सकता है, चेकलिस्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है। चेकलिस्ट में भी एक तरह की ये लिस्ट होती है जिसमें बच्चे के व्यवहार और शैक्षिक जो प्रदर्शन होता है उसकी सारी जानकारी दी जाती है। समूह परावर्तन इन पीयर रिफ्लेक्शन से भी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं बच्चों को कि जो उनका ग्रुप समूह है या टीम है उनकी जिनके साथ वो रहते हैं उनका क्या असर पड़ रहा है बच्चे पे या बच्चे का उन पर कोई असर पड़ रहा है। तो इन चीज़ों को देखकर भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे का इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं कि वो ठीक दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर यूज़फुल रहेंगी। फिर जो आपका टॉपिक है ना नेक्स्ट, उसमें ना आपके कुछ टूल्स के नाम दिए गए हैं तो उस टूल्स को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो पहला टूल अगर हम बात करें तो अवलोकन अनुसूची यानी ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, देखकर समझना, बालकों को ऑब्जर्व करना है और फिर समझना है कि
उनका जो है व्यवहार कितना परिवर्तन आया है। तो व्यवहार और स्थिति का अवलोकन करके आंकड़े एकत्रित करना। फिर क्या करते हैं, हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं किसी भी स्थिति में, और इसमें क्या होती है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही तरह के हम जो इवैल्यूएशन है उस पर ध्यान देते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन पैमाना यानी कि रेटिंग स्केल। आप इसको चेकलिस्ट की तरह देख सकते हो, तो मैंने चेकलिस्ट को अलग से नहीं पॉइंट्स बताए हैं, आप सेम पॉइंट्स चेकलिस्ट में यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि बंद अंत वाले सर्वेक्षण प्रश्न किए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका ठीक आंसर जो होता है ह्यूरिस्टिक माइंड से ही दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये सब्जेक्टिव ना होकर ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें सर्वेक्षण जिनका हो रहा है वो किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं इसका पता चलता है। और इसमें बहुवैकल्पिता वाले जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू वगैरह वाले, उनका जो है वो प्रयोग किया जा सकता है। तो चेकलिस्ट भी यही होती है, इसमें भी जो एमसीक्यू होते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न, उनका प्रयोग करके लिस्ट तैयार की जाती है और बच्चे का सर्वेक्षण किया जाता है। फिर आता है हमारा प्रैक्टिकल व्यवहारिक प्रयोग। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अगर टूल आ जाए और वो ना पूछे खुद से, आपको ही बताना हो, तो आप इसको भी वहाँ पर ले सकते हो। ये वास्तविक चीज़ों द्वारा मूल्यांकन होता है कि क्योंकि बिहेवियर का मूल्यांकन हो रहा है ये तरह से। ये सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में चेक करता है कि बच्चे जो पढ़ रहा है क्या वो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली उतार रहा है उस चीज़ को या नहीं। इसमें खुले अंत वाले यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं कि विचार कीजिए, अपने सुझाव दीजिए, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनको लिया जाता है। फिर आता है आपका पोर्टफोलियो। इसमें क्या होता है कि सत्रीय कार्यों और शैक्षिक साक्ष्यों का संकलन होता है। पोर्टफोलियो पहले भी पढ़ाया मैंने आपको। इसमें बच्चे का जो शैक्षिक जितना भी होता है, उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, कितने ग्रेड मिले, कौन सी एक्टिविटी में वो अच्छा परफॉर्म करता है, किस में नहीं करता है। तो अगर आप किसी बच्चे का पोर्टफोलियो देखते हो, इसका मतलब होता है कि आप उस बच्चे का एक तरह से पूरा शैक्षिक जीवन देख रहे हो। तो पोर्टफोलियो में सारी ही जानकारी आपको मिल जाती है। इसमें उपलब्धियों, गुणों और अधिगम प्रगति की जानकारी होती है, विद्यार्थी की संपूर्ण शैक्षिक जानकारी होती है, और मूल्यांकन में इसीलिए पोर्टफोलियो बहुत 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 ही ज़्यादा सहायक होता है। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट क्या है, किसी भी विषय की छानबीन करने के लिए आपने बच्चों का ग्रुप बनाया और उनको प्रोजेक्ट दे दिया। चाहे आप ग्रुप भी बना सकते हो या इंडिविजुअल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आपके लिए प्रभावशाली होगा कि आप टीम बनाकर प्रोजेक्ट देंगे, और फिर वो किसी भी विषय पर, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई टॉपिक हो, उसके ऊपर बच्चा जो है वो प्रोजेक्ट बनाएगा। इसमें क्या होता है कि संबंधित जानकारी बच्चा एकत्रित करता है। कोई भी प्रोजेक्ट मिल गया, मान लीजिए पानी के ही ऊपर, तो वो पूरी जानकारी इकट्ठी करेगा कि कहाँ पर पानी कैसा आता है, क्वालिटी कितनी है, किस घर को कितना पानी मिल रहा है, कहाँ पानी की किल्लत है। तो इस तरीके से बच्चा जो है ना, खोज वाली प्रकृति उसके अंदर डेवलप हो जाती है। और फिर जब वो एक प्रॉब्लम के पीछे काम करेगा तो उसे अदर चीज़ें भी नज़र आएंगी, और फिर उसके बाद वो उसके निवारण हेतु सुझाव भी प्रस्तुत करेगा। और ये सामूहिक कार्य होता है, तो मिलके जो होता है वो बच्चे काम करते हैं। तो इस तरीके से जब वो प्रोजेक्ट बना के लाएगा और फिर हम देखेंगे, या फिर हम भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं किसी बच्चे के ऊपर कि बच्चा क्या कर रहा है, बाकी जो भी चीज़ें हैं, तो इससे पता चल जाता है, इवैल्यूएट हम कर पाते हैं बच्चों को कि वो किस हद तक अपनी पढ़ाई को पढ़ पाए हैं, या जो शिक्षा का उद्देश्य है उसे प्राप्त कर पाए हैं या नहीं। फिर आता है आपका उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये किसी भी घटना का विवरण होता है जो टीचर अपनी टीचर डायरी में भी लिखता है, या फिर उसकी कोई पर्सनल डायरी है जिसमें वो टीचर से रिलेटेड चीज़ों को लिखता है, तो वहाँ पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो कोई भी घटना घटी, चाहे क्लासरूम में, स्कूल में, या कोई इवेंट हुआ, तो उसके दौरान बच्चों ने क्या परफॉर्म किया, किसी खास बच्चे ने कैसा व्यवहार किया, तो उसके व्यवहार का निरीक्षण टीचर करेगा कि क्या सही किया उसने या गलत किया, क्यों ऐसा किया उसने। घटना का विश्लेषण
कि जो पूरी घटना हुई उसका रीज़न क्या था, अगर कोई झगड़ा हुआ था तो उसका रीज़न क्या था, किसने स्टार्ट किया था, कैसे उसको रोका जा सकता था, कौन सी विधियां क्लासरूम में मैं यूज़ करूं जिससे दोबारा ऐसा ना हो, और मैं कैसे अब अगली बार क्लास में फेस करूं और बच्चों को उस घटना के बारे में बताऊं कि बच्चा उसको नेगेटिव ना लेकर पॉजिटिव वे में ले। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड में लिखी जाती हैं और ये डे टू डे अपडेटेड होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक बार लिख दिया और बस खेल ख़त्म, ये अपडेटेड होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो इसमें संबंधित सुधार हैं वो भी किए जाने के चांसेस होते हैं। फिर आता है आपका कला एकीकृत शिक्षा का बालकों की सफलता के साथ संबंध, कि अगर हम आर्ट को इंटीग्रेट करते हैं अदर सब्जेक्ट्स के साथ तो बच्चा किस तरीके से ज़्यादा अच्छे से विकास करेगा या फिर अपनी सफलता को प्राप्त करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वास्तविक जीवन का ज्ञान बच्चे को मिलता है जब आर्ट को अन्य विषयों के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, क्योंकि आर्ट जो है वो बच्चे के जीवन से रिलेटेड है। और जब हम उसी को इंटीग्रेट कर देंगे विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से, तो फिर बच्चा जो है वो वास्तविक जीवन का ज्ञान हासिल करने में भी सफल होगा। उसके बाद जीवन में आनंद, उसके जीवन में आनंद की चीज़ आ जाती है या फिर उसके कौशलों का भी विकास हो जाता है कि बच्चा अगर साइंस पढ़ते हुए उसका आर्ट जाग रहा है, उसके अंदर आर्ट से रिलेटेड कुछ है, वो पृथ्वी का बहुत अच्छा मॉडल बना के ला रहा है, तो फिर उसके अंदर कौशल जो है वो भी बाहर आता है। इसके साथ साथ व्यवसाय के विकल्प आ जाते हैं बच्चे के पास, कि मान लीजिए आर्ट को इंटीग्रेट ही ना किया जाता क्लासरूम में तो हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चा बहुत बड़ा आर्टिस्ट है या आर्टिस्ट बन सकता है। तो उसके लिए व्यवसाय का भी विकल्प होता है जिससे उसे सफलता मिल सकती है। उसके बाद अच्छा प्रदर्शन, कि बालक जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है जब आर्ट को इंटीग्रेट कर पाता है अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। और जो बच्चे इंटीग्रेट नहीं करते या टीचर इंटीग्रेट नहीं करते किसी विषय को आर्ट के साथ, तो फिर वो क्लासरूम मतलब बिल्कुल ही एक्टिव नहीं होती और ना ही बच्चे वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आर्ट जो है वो परफॉर्मेंस को भी अच्छा कर देता है, तो इससे चांसेस हो जाते हैं बच्चे के ज़्यादा सफल होने के। उसके बाद सामाजिक विकास, आर्ट के द्वारा बच्चों का सोशल डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि हम सभी सोशल मैन हैं, वुमेन हैं, पर्सन हैं। तो आर्ट के द्वारा बच्चा जो होता है अपने समाज में जब वो जाता है और अपने आर्ट को वहाँ दिखाता है तो भी उसका सामाजिक विकास होता है और अदर विषयों को भी वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाता है और फिर उसका यूज़ करता है समुदाय में, कम्युनिटी में। तो इस तरीके से समाज में उसका विकास होता है और सामाजिक विकास होने से बच्चे का सफलता भी जो है वो आसानी से मिल जाती है। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन जो है आर्ट अदर सब्जेक्ट के साथ वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप ऐसे कुछ अन्य पॉइंट्स भी यहाँ पर बनाकर ले सकते हैं जो आपको सूटेबल लगते हो। अदरवाइज जो ये यूनिट है ये पूरी आपकी इंटीग्रेशन के ऊपर थी। फिर चाहे हम इसको इवैल्यूएशन के साथ देखें, चाहे हम बच्चे के डेवलपमेंट के साथ देखें, तो पूरा ही जो है इवैल्यूएशन का था और दूसरी बात कि आर्ट को इंटीग्रेट करने का था। और इसमें कहीं भी ये नहीं था कि आर्ट को इंटीग्रेट करो किसी विषय के साथ, क्योंकि ये जो है हम यूनिट 4 में हमने किया था। आर्ट को हमने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान मतलब 3 विषयों के साथ हमने इंटीग्रेट किया था, जो कि आपके सिलेबस में भी है कि आपको किसी 3 विषयों के साथ इंटीग्रेट करना है। अदरवाइज अगर कोई और विषय पेपर में आ जाता है, गणित आ गया या कोई और विषय आ गया, तो आप उसके साथ भी आर्ट को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि पिक्चर्स वगैरह यूज़ करना, चार्ट यूज़ करना, मॉडल यूज़ करना, ये सारी चीज़ें तो इंटीग्रेट कर ही सकते हैं ना हम बच्चे के लिए जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं। तो इन चीज़ों से जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है, एंटरटेनिंग हो जाता है, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो जाती है। इन सारे पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है और जब आप आंसर करेंगे पेपर में तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसी हिसाब से आपको पॉइंट्स वहाँ पर लिखने हैं।
तो ये आपका यूनिट 5 यहाँ पर आर्ट्स का ख़त्म होता है और इसी के साथ आर्ट का सिलेबस भी जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।